लेट मी स्टार्ट दी रिकॉर्डिंग। तो जनाब, आज हम बात करना चाहते हैं। कल हमने देखा, जस्ट ब्रीफ कर दूं, कि हमने देखा कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग किसे कहते हैं। पेनिट्रेशन टेस्टिंग किसे कहते हैं, हमने कल देखा। जी। तो हमने पेन टेस्ट या पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होती है, हमने कल पढ़ा। ब्रीफ कर रहा हूं दोबारा, है कि ये एक अटैकिंग ऑफेंसिव सिक्योरिटी का हिस्सा है। ऑफेंसिव सिक्योरिटी का हिस्सा है। क्या मतलब ऑफेंस का? ऑफेंस का मतलब जब हमला करें। डिफेंस का क्या मतलब होता है? जब आप अपना दिफा करें। तो हमने पहले से ही पढ़ा हुआ है कि साइबर सिक्योरिटी में, हमने पढ़ा हुआ है कि साइबर सिक्योरिटी में मुख्तलिफ तरीके हैं। यानी कि मिसाल के तौर पे, अगर आप बात करना चाहते हैं अबाउट दी, जैसे अभी हमने कहा कि अगर आप किसी पे ऑफेंस करना चाहते हैं तो ये भी साइबर सिक्योरिटी में आता है। अगर आप अपना डिफेंस करना चाहते हैं तो ये भी आपके सिक्योरिटी में आता है। अगर आप इंट्रूजन डिटेक्शन करना चाहते हैं, इंट्रूजन डिटेक्शन करना चाहते हैं, डिटेक्शन करना चाहते हैं, ये भी साइबर सिक्योरिटी में आता है। अगर आप करना चाहते हैं डिजिटल फोरेंसिक, डिजिटल फोरेंसिक, तो ये भी फोरेंसिक, ये भी इसी में साइबर सिक्योरिटी में आता है। इसी तरह अगर आप इंस्टेंट रिस्पॉन्ड इंस्टेंट इंस्टेंट रिस्पॉन्स टीम का मेंबर हैं, इंस्टेंट रिस्पॉन्स देने वाली टीम के का काम कर रहे हैं, तो तब भी आप सिक्योरिटी कर रहे हैं। वेरी ब्रीफली बताता चलूं, अगर किसी का क्वेश्चन हो तो बिल्कुल खुल के कर सकता है। ऑफेंस का मतलब, जैसे मैंने आपको कहा, कि अटैक करना। अब क्या अटैक करना एक अच्छा अमल है या बुरा अमल है? अगर आप इसको अच्छे के लिए करें अटैक, तो हम कहते हैं ये एथिकल है। ये क्या है? एथिकल है। लेकिन अगर आप बुरे के लिए करें तो हम कहेंगे ये नॉन एथिकल है। यानी आप किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, किसी को लॉस देने के लिए कर रहे हैं, अपनी बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, तो डेफिनेटली देन इट इज बैड, इट इज नॉन नॉन एथिकल। ठीक है रहमान? लेकिन अगर आप, एथिकल का क्या मतलब है भाई? अटैक, वही तो अटैक तो वही है, तो फिर ये एथिकल कैसे हो गया भाई? इसलिए हम इसको एथिकल कहते हैं कि आप अपने क्लाइंट की परमिशन से कर रहे हैं। और आप कहेंगे भाई क्लाइंट अपने ऊपर क्यों अटैक करवाएगा? क्योंकि वो चेक करवाना चाहता है अपने सिस्टम को, अपने नेटवर्क को, अपने सिस्टम को, कि अब क्या इसके ऊपर कोई अटैक तो मुमकिन नहीं है। जब तक आप अटैक करेंगे नहीं, लाजमी तौर पे कोई, हमारे पास कोई ऐसी इलामी किताब तो है नहीं कि हम कहेंगे नहीं जी इस पे अटैक हो सकता है, इस पे नहीं हो सकता। लाजमी तौर पे जो भी हमारा क्लाइंट है, उसने तमाम सिक्योरिटी के मेजर्स लिए हुए हैं। उसने तमाम सिक्योरिटी के मेजर्स लिए हुए हैं। आप कहेंगे कौन से सिक्योरिटी मेजर? मिसाल के तौर पे, उसने एंटीवायरस या एडवांस मालवेयर प्रोटेक्शन लगाई हुई है अपने नेटवर्क पे। उसने उसने आ, इसके अलावा फायरवॉल लगाई हुई है। इसके अलावा, बल्कि एडवांस फायरवॉल लगाई हुई है। इसके अलावा उसने इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम लगाया हुआ है, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम लगाया हुआ है, वेब सिक्योरिटी वेब सिक्योरिटी अप्लायंस लगाया हुआ है, ईमेल सिक्योरिटी अप्लायंस लगाया हुआ है, वीपीएन लगाया हुआ है। यानी उसने हर वो काम जो कि सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, वो उसने लगाया हुआ है। तो फिर सवाल ये बड़ा होता है, तो फिर हमें क्या जरूरत है इसको, एथिकल का क्या मतलब होगा? तो एथिकल का मतलब ये होगा, क्या ये चीजें काम कर भी रही हैं कि नहीं कर रही हैं हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। जैसे मैंने कल आपको एक एग्जांपल दी थी कि जनाब, अगर आपके पास एक एक लोकेशन है, लेट करें
20 बाय 20 की एक घर है, चले आपने उस घर की 4 फीट की हाइट की दीवार बना दी, 4 फीट की। अगर आपने इसके अंदर कोई डॉग रखा हुआ है और आप चाहते हैं कि वो कुत्ता बाहर ना निकल सके, तो 4 फुट की दीवार इज मोर देन इनफ। कुत्ता उसमें से छलांग लगा के बाहर नहीं आ सकता। इसका मतलब है कि वो सिक्योर है, वो कहीं नहीं जा सकता। लेकिन अगर आपने वही 4 फीट की दीवार पे आप ये जूम करें तो कि अंदर कोई शख्स बाहर से अंदर नहीं आ सकेगा, तो ये बात ना मानने वाली है। 4 फीट के ऊपर वो आराम से कोई भी सीढ़ी, अब टूल क्या हो गई, सीढ़ी, कि वो यहाँ पे कोई भी सीढ़ी इस्तेमाल करके आराम से अंदर आ सकता है, अपना काम कर सकता है, एक्सेस हासिल कर सकता है, और वो यहाँ से जो चीज भी ले जाना चाहे ले जा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसका मतलब अब 4 फीट की दीवार तो लगी हुई है, आप कहेंगे दीवार तो बनी हुई है, लेकिन क्या ये दीवार इस सिक्योरिटी के लिए मौजूद भी है कि नहीं है, ये कैसे वेरीफाई होगा? ये काम आपको एथिकल हैकर करके देगा, कि वो आपको बताएगा कि देखो इसमें सीढ़ी लगाओ, तो बआसानी इसके अंदर जा सकते हो, और जब आप अंदर चले गए तो आपको एक्सेस मिल गया। आप फिर इसके बाद इसका मतलब आप इसके कमरों में भी जा सकते हो, आप इसके जहां भी कोई चीज पड़ी हुई है आप उसमें जा सकते हो। दिस इज समथिंग नॉट डिजायर्ड। बात समझ आ रही मेरी? तो इसका कौन इसको टेस्ट करेगा? हमने कहा जी, ये एक तो ये सीढ़ी लगाई लेकिन परमिशन से लगाई। हमने उसकी पूछा उससे कि भाई हम आपके इस घर को की सिक्योरिटी चेक करना चाहते हैं, चाहे वो फिजिकल सिक्योरिटी है कि भाई मिसाल के तौर पे दरवाजा खुला है और कोई भी शख्स अंदर आने के लिए कोई वो नहीं है, तो लाजमी तौर पे इसका मतलब फिजिकल सिक्योरिटी का मसला है, किसी से पूछगिछ नहीं की जाती। या हम कोई इनसाइडर अटैक है, कोई आउटसाइडर अटैक है, अभी इस पे बात करेंगे। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आपने ये इक्विपमेंट तो अपने लगा दिए, और उसके पीछे आपके बड़ी कीमती सर्वर पड़े हुए हैं, इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, सिस्टम्स पड़े हुए हैं, और आप समझ रहे हैं कि जी मेरे तो सारे सिस्टम्स बिकॉज ऑफ दीज अप्लायंसेस सेफ है, बट नॉट मस्ट, नॉट मस्ट। दैट इज द जॉब ऑफ द एथिकल हैकर, कि वो आपको बताए कि आपका सिस्टम, यानी कि आपके सर्वर्स, आपकी इंफॉर्मेशन, आपके सिस्टम्स सिक्योर हैं या नहीं। इसलिए पेनिट्रेशन टेस्टर जरूरी है। फिर अगली बात हमने कल ये की कि अगर हमने एक दफा पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर ली, तो क्या बस अगले 3 साल के लिए मिसाल के तौर पे या 5 साल के लिए फिर तो जरूरत नहीं है ना, हमने टेस्टिंग कर ली है? नहीं, नेटवर्क्स में वक्त के साथ साथ असनैन तब्दीलियां आती रहती हैं। कोई भी नए हार्डवेयर हम ऐड कर रहे होते हैं, या इवन एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को हम अपडेट कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा कि अगर मैं आपको यहाँ पे ये चीज दिखाऊं, फॉर एग्जाम्पल अपडेट, सिस्टम अपडेट, चेक फॉर अपडेट्स, तो आप ये देखेंगे कि मेरा सिस्टम, ये देखिए कितनी अपडेट्स इसने की हुई हैं। मैं इसके और भी अपडेट चेक कर सकता हूं कि इसमें अपडेट्स फर्दर भी कोई है क्या नहीं है। इसके अलावा मैं व्यू, जो हमारे ऑप्शनल अपडेट्स हैं उनको भी देख सकता हूं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि मेरा सिस्टम हर वक्त अपडेट्स, लास्ट टाइम कब ये इसने किया, सुबह अजानों के वक्त 5:57 पे इसने लास्ट टाइम अपने आप को अपडेट किया। तो क्या गारंटी है कि जो नया अपडेट आया है वो सिक्योर है? वो भी तो एक इंसान का बना हुआ है ना। तो इंसान की बनी हुई चीज दो, पर हम 100%, ठीक है उसने कोई पुराना फिक्स, तो पुराना बग तो फिक्स कर दिया होगा, लेकिन हो सकता है कोई नया बग उसमें इंट्रोड्यूस भी कर दिया हो। इसका मतलब है कि एक दफा करने से ये नहीं है कि बस आपको गारंटी मिल गई, सर्टिफिकेट मिल गया कि आपका नेटवर्क सिक्योर है, फर्दर आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग की, यानी कि एथिकल हैकिंग की ऑलवेज ऑर्गेनाइजेशंस को जरूरत है। कुछ बात समझ आ रही मेरी? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके लिए इसी तरह हमने कल एक और भी जो हमारा स्टूडेंट है, जो कि मैंने कल भी बताया इन सबात, कि वो इसी पर काम करता है, लेकिन वो बग बाउटी पे काम करता है।
बग बाउंटी का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशंस खुद आपको कहती हैं कि मेरे सिस्टम को चेक करो, कोई अगर इसमें कमी है तो हमें मालूम करके दो। इसका मतलब ये परमिशन है। अगेन परमिशन है तो इसका मतलब इट बिकम्स एथिकल। तो आप अगर उनको उनकी कोई खामी, कोई कमजोरी बता दें तो रिटर्न में वो आपको इनाम देते हैं। और जब आपको गूगल दे, फेसबुक दे, यानी कोई बड़ी मेटा दे, तो आप समझते हैं कि वो एक अच्छा खासा अमाउंट होता है। तो इसलिए हमारा ये जो अटैक, हाँ अगर नॉन एथिकल करना चाहें तो डार्क वेब का नाम तो आपने सुना होगा, इस कोर्स में हम उस पर हाथ भी साफ करेंगे। तो वो नॉन एथिकल है। वहां पे आप किसी का डेटा इसलिए उठाते हैं या उसको नुकसान इसलिए देते हैं कि अपना फायदा करें, इसलिए मैंने लिखा है कि दूसरे को लॉस देते हैं अपने बेनिफिट के लिए। फिर हमने कहा आपको बताना है कि एक तो ये हो गया अटैक वाला, दूसरा डिफेंस वाला, ये भी साइबर सिक्योरिटी का हिस्सा है। अब इसमें आप स्टॉक में बैठ के, जिस तरह के नेटवर्क के लोग, नेटवर्क के एक्सपर्ट्स कहाँ पे किस जगह पे बैठे होते हैं नेटवर्क को मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए, नॉक में, नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर में। कहाँ बैठे होते हैं? नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर में, या एनएमएस भी कहते हैं, नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम में, एनएमएस में। यहाँ पे आपके नेटवर्क के लोग बैठे होते हैं, वो नेटवर्क को उस सेंटर से बैठ के मैनेज कर रहे होते हैं, कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं, ट्रबल शूट कर रहे होते हैं, मॉनिटर कर रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि अब इस नेट, जैसे कि मैं बार बार आपको एग्जांपल देता रहता हूं कि बाजों का अपने बाप से बच्चे और भी आगे निकल जाते हैं। मिसाल के तौर पे बाप जो है, अगर वो गवर्नमेंट स्कूल का टीचर है या कॉलेज का टीचर है, तो बेटा जो है वो यूनिवर्सिटी का टीचर बन जाता है। अच्छी बात है। तो इसी तरह नेटवर्क्स की तादाद, मतलब वेरी सिंपल, अगर मैं इसकी आपको एग्जांपल दूं तो इस वक्त पूरी दुनिया में तकरीबन 8 अरब लोग हैं। लेकिन ये जो डिवाइसेस आपने रखे हुए हैं, इनकी तादाद 22 बिलियन से ज्यादा है। और एक्सपेक्टेड ये है कि अगले 10 साल में, यानी कि एक डिकेड में, ये नंबर 50 बिलियन से भी क्रॉस कर जाएगा। क्यों? क्योंकि अब जमाना है ओपनिंग्स का। अब जमाना है, किसी ने नेट ऑन किया और साथ ही माइक ऑन है। ओके, हेलो, हो गया? चलो ठीक है, मसला रिजॉल्व हो गया, दैट्स ग्रेट। तो हम बात कर रहे थे कि हाँ, कि बाप से भी बच्चे, इसका मतलब नेटवर्क, अब नेटवर्क अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग का बच्चा है, लेकिन नेटवर्क्स अपने बाप से भी आगे निकल गया है। इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग का अब उतना बूम नहीं है जितना नेटवर्क्स का है। देखिए ना, आसान सी बात है। जब एक 10 साल में हम एज्यूम कर रहे हैं कि 22 बिलियन से 50 बिलियन हो जाएगा, इसके मतलब 28 बिलियन, 28 अरब नए डिवाइसेस। इसका मतलब उनके लिए हार्डवेयर कौन बनाएगा? आप लोग। उसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? आप लोग। उसको, उसके लिए सॉफ्टवेयर कौन बनाएगा? आप लोग। उसको इंप्लीमेंट करने के बाद अगर खराबी आएगी तो ठीक कौन करेगा? आप लोग। इसका मतलब है ये तो इलेक्ट्रिक इंजीनियर का भी अपने बाप से भी आगे निकल गया है। इसी तरह सिक्योरिटी अब अपने बाप से भी आगे निकलने की बात कर रही है, ये अलग फील्ड बन चुकी है, इन अदर वर्ड्स। इसलिए आप देखते हैं कि अब जिस तरह के नेटवर्क्स में अगर कोई बीएस कर सकता है, तो इस तरह वो साइबर सिक्योरिटी में भी बीएस कर सकता है, एमएस कर सकता है, ये पीएचडी कर सकता है। तो ये बात मैं बता रहा था कि आपका जो डिफेंस के लोग हैं वो सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर में, स्टॉक में बैठते हैं, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर में बैठते हैं, और वो नेटवर्क को कंसिस्टेंटली मॉनिटर कर रहे होते हैं। और उस दौरान वो चेक करते हैं कि कहीं हम पे कोई अटैक तो नहीं हो गया, हम पे कोई अटैक तो नहीं हो गया। बात समझ आ रही है मेरी? लेकिन हमारा ये कोर्स डिफेंस के बारे में नहीं है, अटैक के बारे में। अच्छा जी। उसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने कहा इंट्रूजन डिटेक्शन और इंस्टेंट रिस्पांस टीम।
अगर मैं इसके साथ एक लफ्ज लिखूं तो आई होप कि आपको समझ आ जाएगा। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम जो है ये एक प्रोएक्टिव डिफेंस का मेथड है। प्रोएक्टिव डिफेंस का मेथड है। और इंसिडेंट रिस्पांस टीम एक रिएक्टिव डिफेंस का मेथड है। अब आपका सवाल होगा इन दोनों टर्म को थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। व्हाट मीन बाय प्रोएक्टिव एंड व्हाट मीन बाय रिएक्टिव। रिएक्टिव का मतलब ये होता है कि जब हो जाए तो फिर उठो। जैसे मिसाल के तौर पे कोई शख्स यहाँ पे आ जाए, जब वो अंदर आ जाए तो फिर मैं उसके साथ उठ के मिलने की बात करूं, ये रिएक्टिव है। लेकिन अगर कोई शख्स आने से पहले मैं उसके लिए दरवाजे पे खड़ा हूं कि जी फलाने साहब ने भी आना है, तो इसका मतलब मैं प्रोएक्टिव हूं। बात समझ आ गई? तो इन अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है? प्रोएक्टिव का मतलब ये है कि अभी अटैक नहीं हुआ, लेकिन मैं उस इंट्रूजन को डिटेक्ट करने की कोशिश, अभी उसने नुकसान मुझे नहीं दिया, उसने नुकसान देने की अपनी काम शुरू किया, मैंने उसको डिटेक्ट कर लिया कि ओ अच्छा आप ये मसला मेरे लिए बनाने वाले वाले हो। तो इसका मतलब दिस इज अगेन ए पार्ट ऑफ द डिफेंस। लेकिन अभी डिफेंस से थोड़ा सा, यानी अभी हुआ नहीं और आपने उसको मालूम कर लिया, तो इसको कहते हैं दिस इज प्रोएक्टिव। लेकिन अगर हो गया तो फिर क्या करें? एक तरीका तो एक आराम से सो जाएं। लेकिन आप कहेंगे नहीं जी सोएंगे तो फिर तो वो और ज्यादा नुकसान देगा। तो उस नुकसान को मिनिमाइज करने के लिए उस वक्त फिर कौन सी टीम आती है? रिस्पॉन्स टीम। जैसे मैं एग्जांपल ये नॉर्मली देता हूं कि आज से तकरीबन 11 साल पहले हमारे एक स्कूल पे एपीएस पे अटैक हो गया था। और अब उस वक्त की मैनेजमेंट के पास दो रास्ते थे। या तो वो आराम से कहते हैं बस ठीक है, पहले भी हम आराम से थे, जब हो गया इसका मतलब हमने इंट्रूजन को डिटेक्ट नहीं किया, हम नालायक हैं। हमने इंट्रूजन को चाहिए तो था कि इंट्रूजन को डिटेक्ट कर लिया जाता कि भाई ऐसा कोई अमल होने वाला है, हम उसके ही रुकावटें खड़ी कर देते, उसको रोक लेते। लेकिन अगर वो हो गया आप क्या करें? एक तरीका तो ये था कि हम आराम से तो फिर भी सोए रहते कि चलें जो करना है कर लो फिर बाद में देखेंगे। नहीं, आपने उस वक्त अपने कमांडोज को लैंड करवाया और कहा कि जी इनको इंगेज करो, इनको मारो। क्योंकि जब आप इनको इंगेज करोगे तो ये अपने काम करने की बजाय अपने डिफेंस में चले जाएंगे। ऐसा ही है ना? मतलब अगर आप इनको खुली छूट देते कि जो मर्जी करते हो, तो एक एक बंदे को पकड़ के आराम आराम से मारते जाते और कहते चलो जी इनको साइड पे डालते जाओ, फिर तो मैक्सिमम लॉस देते। लेकिन आपने उनको इंगेज किया, बिजी किया और साथ साथ उनको मारते गए। और फिर चंद घंटों में आपने कहा हमने सबको फारग कर दिया है। ऐसा ही है ना? तो दिस इज कॉल्ड इन रिस्पॉन्स टीम। क्लियर होगी मेरी बात? अब इसका मतलब है कि मैंने ऑफेंस भी क्लियर कर दिया, डिफेंस भी क्लियर कर दिया, इंट्रूजन डिटेक्शन भी क्लियर कर दिया, इंट्रूजन इंस्टेंट रिस्पॉन्स भी क्लियर कर दिया। फिर उसके बाद रह जाता है डिजिटल फॉरेंसिक। ये भी अटैक साइबर सिक्योरिटी का हिस्सा है। अब इसमें आप क्या करते हैं? तो जनाब डिजिटल फॉरेंसिक में आप किसी भी क्राइम की, कौन सा क्राइम? डिजिटल क्राइम। डिजिटल क्राइम यानी कि किसी ने किसी को गोली मार दी तो उसके लिए डिजिटल फॉरेंसिक नहीं है। उसके लिए पुलिस के अपने तरीके हैं कि वो उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे और उससे वो पिस्टल निकालेंगे, या उसके साथ कोई साथी थे जो उसको लेकर आए, या कोई गाड़ी इस्तेमाल हुई, वट एवर, वो उससे कलेक्ट करेंगे। वो उनका अपना सर तरीकाकार है। जी जनाब। सर उसको फिजिकल फोरेंसिक्स भी कह सकते हैं। इसलिए मैंने फिजिकल का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि अगर इसको आप जब फॉरेंसिक के साथ रखें तो कहीं भी वो फिट इन हो सकता है। लेकिन डिजिटल का लफ्ज इस्तेमाल किया कि हम ये देखना चाहते हैं कि मिसाल के तौर पे इसकी अब एविडेंस क्या है। अगर मिसाल के तौर पर मैंने कोई गलत काम किया, कोई क्राइम किया, तो मुझे किसी ने ईमेल भेजी, मैंने उसको कोई, या मुझे किसी ने उसने कोई एसएमएस भेजा, कोई मुझे उसने कॉल की, कोई यानी कोई कांटेक्ट मेरे साथ किया, तो उस कॉन्टेंट की अगर मैं एविडेंस कलेक्ट कर लूं तो मैं कल कोर्ट ऑफ लॉ में ये प्रेजेंट कर सकता हूं कि ये बंदा वाकई, ये बंदा और इसका ये टीम इस
काम में इन्वॉल्व थी। मेरी बात समझ आ रही जेंटलमैन? जी। ठीक है। तो नॉर्मली इसको डिजिटल फॉरेंसिक कहते हैं कि आप डिजिटल एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं। आप डिजिटल एविडेंसेस, ये तो मैंने कहा कि आप ये, दूसरा हो सकता है कि उस वक्त उसने कोई, उसकी हार्ड डिस्क में क्या है, उसकी रैम में क्या है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कि अगर आप, क्योंकि रैम में तो उसने अगर कंप्यूटर बंद कर दिया तो रैम इज गॉन, इसका मतलब एविडेंस इज लॉस्ट। अगर आपने उसका लाइव कंप्यूटर पकड़ लिया है तो आप उसकी रैम से भी सारी एविडेंस कि उस वक्त वो क्या कर रहा था, ये बड़ा ज्यादा डेंजरस है। कि मिसाल के तौर पे आप किसी बंदे को लेट कर सुबह 9 बजे पकड़ते हैं और बताते हैं कि जी 8:58 पे ये काम कर रहा था। तो इस, क्योंकि अगर एक वाकई प्रॉपर मुल्क है, प्रॉपर सिस्टम है, तो सजा तो फिर किसने देनी होती है? कोर्ट ऑफ लॉ नहीं। आप ये तो नहीं कर सकते कि आपने पकड़ा और उसको गोली मार के मार दिया कि जी बस काम पूरा हो गया, आपको सजा हमने दे दी। नहीं, रूल तो ये है कि उसके लिए आप एविडेंस कलेक्ट करेंगे और फिर उसको कोर्ट उसको सजा देगी, चाहे वो उसको कोई भी सजा दे। मेक सेंस एवरीवन? कोई क्वेश्चन अगर इस पे है? ये सारी चीजें हमने पहले से पढ़ी हुई हैं, जस्ट मैंने आपको दोबारा एक्सप्लेन किया। फिर हमने कल ये भी पढ़ा कि ये जो अटैकर्स हैं ये मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमने सबसे पहले कहा कि ये हो सकता है स्क्रिप्ट किडीज, याद है ना? स्क्रिप्ट किडी का क्या मतलब होता है? स्क्रिप्ट किडी का ये मतलब होता है जैसे आप लोग हैं, तो जो, जैसे मिसाल के तौर पे एक बच्चा होता है छोटा, पहली दफा जब वो खड़ा होता है तो अब आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते कि वो क्या समझ रहा होगा कि मैंने कितनी बड़ी तबाही कर ली है। कल तक मैं रींग रहा था, आज मैं खड़ा होने की कोशिश कर रहा हूं, मैं खड़ा हो गया हूं। लेकिन अब फिर हम कहते हैं ये किडी किड है, ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है। तो स्क्रिप्ट किडी भी हम कहते हैं उस किडी को, उस जेंटलमैन को, लेडी को, जो भी यंग है, जो कि अभी अभी उसने साइबर सिक्योरिटी में एक कदम रखा और लड़के ने उसने एक टूल या दो टूल सीख लिए और वो समझ रहा है कि, समझ रही है कि भाई मैंने तो तबाही कर ली है। अब तो मैं चाहूं तो, मिसाल के तौर पे मैं किसी भी FIA को चाहूं, कि MI को चाहूं, कि ISO को चाहूं, मैं उनको मुसीबत में डाल सकता हूं, ये डाल सकती हूँ। विच इज नॉट द रियलिटी, विच इज नॉट द रियलिटी। तो ऐसे अटैकर को हम कहते हैं ये स्क्रिप्ट किडी है, यानी ये कोई बड़ा वो नहीं है। इसलिए हम आप लोगों को हमेशा ये कहते हैं कि जब भी हम आपको इन टास्क के ऊपर लेकर जाएं तो ये नहीं करना कि कहें चलो जी आज किसी बैंक पे करता हूं, आज अपनी यूनिवर्सिटी पे करता हूं। नहीं, उनके पास एक कंप्लीट, जैसे मैंने भी आपको राइट साइड पे आपको दिखाया कि मल्टीपल, ये आपको दिखाया कि देयर आर मल्टीपल मैकेनिज्म्स देयर। मिसाल के तौर पे ये इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है या इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम है, ये आपको मॉनिटर कर रहा है, ये आपको मॉनिटर कर रहा है। तो ऐसा कोई हरकत नहीं करनी। इसीलिए हमने कहा कि हमने कल आपको क्या चीज दिखाई थी कि हम एक अलग अपना सैंडबॉक्स बनाते हैं, एक आइसोलेटेड जगह बनाते हैं जहां पे हम कोई भी काम करेंगे, चाहे वो इलीगल किस्म का काम है। लेकिन मैं आपको पहले कह रहा हूं कि लीगल और इलीगल में बड़ी बारीक लाइन है, और वो लाइन है परमिशन की। अगर आप लर्निंग के लिए कर रहे हैं तो इट इज नॉट इलीगल, अगर आप सीखने के लिए कर रहे हैं तो इट इज नॉट इलीगल, अगर आप किसी किसी की मर्जी से कर रहे हैं, किसी क्लाइंट की मर्जी से कर रहे हैं कि भाई ये चीज मेरी चेक कर दो कि मजबूत है कि नहीं है, मिसाल के तौर पे सेफ है कि नहीं है। इवन आपने देखा होगा ना कि अगर आप अपने घर के लिए कोई सेफ खरीदते हैं जिसमें आप अपने घर का सोना वगैरह, दौलत, पैसा जो भी है रखते हैं, तो बेचने वाला आपको क्या कहता है, उस पर खूब जोर लगा के कहता है देखो ये टूटता नहीं है, खुलता नहीं है, मजबूत है। या आप ताला खरीदते हैं तो बार बार यूं करके दिखाता है देखो ये खुलता नहीं है, ये मजबूत है। तो मेरा कहने का मकसद ये हुआ कि आप लोगों के लिए जरूरी है कि आप इस किस्म के आइसोलेटेड जगह, और आइसोलेटेड में एक और फायदा है कि अगर कोई आप कल को टेस्ट कर रहे हो, वो डेंजरस टेस्ट है, मिसाल के तौर पर ऑपरेटिंग सिस्टम ही उड़ जाता है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर आपने अपने होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये काम किया तो कंप्यूटर फॉर,
मैंने कल भी बताया कि मेरे इस कंप्यूटर पे तकरीबन 127 या 117 एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है। अब 117 मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने कौन कौन सी एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई है, नंबर वन। और अगर 117 एप्लीकेशन मुझे दोबारा इंस्टॉल करनी पड़े तो प्रॉब्ली इट विल टेक कम से कम एक वीक। तो ऐसा काम हमने हरगिज नहीं कर। तो इसके लिए कल हमने क्या पढ़ा? कल हमने ये पढ़ा लेडीज एंड जेंटलमैन, कल हमने ये पढ़ा कि हमने वर्चुअल हाइपरवाइजर यानी कि वर्चुअल मशीन को अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर लिया। और अगर कोई किसी ने अभी तक नहीं किया जो कि फिजिकल है, तो मोशन आप उसको हेल्प आउट करेंगे। तो मोशन आपको हेल्प आउट करेगा कि किस तरह हम ये हाइपरवाइजर इंस्टॉल करेंगे, जिसका नाम मेरे केस में वर्क स्टेशन 16 प्रो है। VMware वर्क स्टेशन 16 प्रो है। लेकिन आपको हमने कहा कि आप VMware, आप ऑरिकल का वर्चुअल बॉक्स भी कर सकते हैं और आप VMware का वर्क स्टेशन प्लेयर भी कर सकते हैं। और अगर प्लेयर नहीं करना, प्रो करते हो तो प्रो भी करो, इससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ता। क्योंकि हमारा कोर्स इस VMware पे या वर्चुअल बॉक्स पे नहीं है, हमारा कोर्स इसके अंदर जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, जो मशीन्स हैं, इनके ऊपर है। तो इस पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम आपसे मांग रहे हैं या आपको एडवाइस कर रहे हैं कि, और हमने आपको इसका लिंक भी प्रोवाइड किया और हम बार बार आपको ये प्रोवाइड करते रहेंगे कि आप ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहता है, अच्छा क्या पहले से यूज में। जी, तो ये आपको नजर आ रहा है कि वर्चुअल मशीन इस पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। लेकिन जिनके पास नहीं है, हम उनको फैसिलिटेट करेंगे। कल भी हमने किया, फिर भी करेंगे, ताकि ये चीजें आपके पास मौजूद हो। क्लियर होगी मेरी बात? अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो काम भी हम करेंगे, हम हाईली सेफ हैं, हम हाईली सेफ हैं। इससे हमारा ना हार्डवेयर और ना हमारा मेन ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, उसको कोई खतरा नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि इसका एक और फायदा हाइपरवाइजर का क्या है कि लग तो यह है कि मेरा एक हार्डवेयर है, एक फिजिकल हार्डवेयर है, लेकिन इससे एक फिजिकल हार्डवेयर के ऊपर मल्टीपल टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स मौजूद है। क्लियर होगा मेरी बात जी? क्लियर है? तो जनाब, तो ये हमारा एक, इसको हम कह सकते हैं हमारा सैंड बॉक्स है। सैंड बॉक्स ये होता है जहां पे जो सेफ इन्वायरमेंट होता है। क्लियर? फिर उसके बाद हमने देखा लेडीज एंड जेंटलमैन कि कल मैंने कहा कि स्क्रिप्ट किडी के बाद क्या हो सकता है? एक्टिविस्ट हो सकता है। एक्टिविस्ट, एक्टिविस्ट का क्या मतलब है? जो ऐसा बंदा जो के किसी फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए, जाती फायदे के लिए नहीं कर रहा, उसको किसी की आइडियोलॉजी के साथ मसला है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम एज्यूम लेंगे कश्मीर है, अगर कश्मीर को, ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों को इंडियन गवर्नमेंट से मसला है, तो अब वो क्या कर सकते हैं? या तो एक तरीका है कि बंदूक उठा के बाहर आओ। लेकिन अगर आप बंदूक उठाएं तो आपके मुकाबले में वो कई ज्यादा हैं, आप बंदूक से उनको नहीं नुकसान पहुंचा सकते। तो इसका फिर आप क्या, दूसरा तरीका, अगर आप साइबर में उनसे जंग करना चाहते हैं तो आप उनकी साइट्स को, उनके बिजनेस को, सबको टारगेट करोगे। तो अब आप भी अटैकर हो। आप किस किस्म के अटैकर हो? एक्टिविस्ट हो। क्या हो? एक्टिविस्ट हो। फिर मैंने कहा कि आप स्टेट स्पॉन्सर्ड, स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर भी हो सकते हैं। स्टेट स्पॉन्सर्ड का मतलब है कि आपको आपका मुल्क, आपकी स्टेट जॉब पे ले लेती है और कहती है कि जनाब हमारे लिए काम करो, हमारे लिए किसी दूसरे मुल्क की जासूसी करो, मिसाल के तौर पे उनके नेटवर्क्स में से हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीजें निकाल के लाओ। जैसे मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में अगर कुछ शख्स को ISI हायर कर लेती है या MI कर लेती है, या अगर हम बाहर की एग्जांपल ले तो रा कर लेती है, किस लिए कर रही है?
भाई रा को ये है कि आईएसआई के जो भी प्लान्स हैं, लाजमी तौर पर किसी न किसी सर्वर पे, किसी किसी सिस्टम पे तो वो चीजें पड़ी हैं, ठीक है, वो सिक्योर है। लेकिन आप हैकर हैं, आप इस सिक्योरिटी को ब्रीच करें और हमारे लिए वो चीजें निकाल के लाएं, तो फिर आप कौन से हैकर हैं? स्टेट स्पॉन्सर। अब तो कल एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा कि भाई ये बंदा अब स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर जो है, क्या ये कोई लीगल है, एथिकल है या अनएथिकल है? क्वेश्चन मजेदार था। लेकिन दैट डिपेंड अपॉन कि अगर आप अपने मुल्क के लिहाज से देखें तो दिस इज टोटली एथिकल। हाँ, वो मुल्क आपको कहेगा कि ये क्या है, ये अनएथिकल, कि आप हमारे मुल्क की चीजों को चोरी कर रहे हैं, हमारी इंफॉर्मेशन को चोरी कर रहे हैं। गॉट द पॉइंट? इसी तरह हमने कहा कि नंबर 4, ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि ये काम करते हैं, जैसे यहां पे लिखा है इन दैट इज दी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में क्या होता है कि दे आर ऑर्गेनाइज्ड, वेल फंडेड, मोटिवेटेड, ट्रेन पीपल which are in the form of a team, they do the attacking task। तो हम उनको कौन सा अटैकर कहते हैं फिर? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हैकर्स। और फिर हमने कहा कि ये भी हो सकता है कि इनसाइडर अटैकर हो, इनसाइडर थ्रेट्स हो आपको। इनसाइडर का मतलब होता है कुछ आपको अटैक्स का खतरा बाहर से होता है। जैसे मिसाल के तौर पे स्टेट स्पॉन्सर्ड है तो बंदा आपके नेटवर्क में नहीं है, वो बाहर है। मिसाल के तौर पे वो आईएसआई पाकिस्तान से, इस्लामाबाद से काम कर रहा है और वो न्यू दिल्ली की चीजें निकाल रहा है, तो आपका इनसाइडर थ्रेट नहीं, आउटसाइड थ्रेट है। लेकिन बाज औकात आपके अपने लोग ही आपके साथ गद्दारी करते हैं और ये ज्यादा खतरनाक होते हैं। आप कहेंगे क्यों ये ज्यादा खतरनाक है? क्योंकि ये इनसाइडर है, क्योंकि इनके पास प्रिविलेजेस हैं। जो बाहर से आता है उसके पास प्रिविलेजेस नहीं है, उसके पास राइट्स नहीं है, इसलिए उसको ये राइट्स हासिल करने पड़ेंगे। उसका मतलब उसके लिए काम मुश्किल है। लेकिन इनसाइडर मिसाल के तौर पे आपको एम्प्लॉई है जो कि आपसे खफा हो गया है, जैसे मिसाल के तौर पे जिसको हम कहते हैं डिस्ग्रंटल्ड एम्प्लॉय। इसका मतलब है कि मिसाल के तौर पे उसने छुट्टी मांगी एक हफ्ते की, आपने कहा नहीं जी छुट्टी नहीं हो सकती, काम बहुत ज्यादा है। वो खफा हो गया कि ये क्या बात है, मुझे छुट्टी नहीं दे रहा बॉस, चलो आज इसको मजा दिखाता हूं। इसी तरह मिसाल के तौर पे उसकी सैलरी, उस काम नहीं किया आपने, उसकी सैलरी रोक दी, लाजमी तौर पे गुस्सा आएगा, यार सैलरी मेरी कैसे रोक ली है इसने, मैंने तो सिर्फ काम ही नहीं किया। अब अगेन ही इज इनसाइडर, वो आपको ज्यादा नुकसान दे सकता है। कुछ बात मेरी समझ आ रही है? ओके जी। अगर ये समझ आ रही है तो फिर हम अभी देखना ये चाहते हैं, और हमने कहा इन हैकर्स को हम थ्रेट एक्टर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रेट एक्टर्स। तो ये सारी चीजें हमने कल की क्लास में कवर की। अगर इनमें आपका कोई भी क्वेश्चन है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स पहले, अगर आपका कोई मेरे इस टॉपिक पे कोई भी क्वेश्चन है, अब्दुल बार, आफ्ताब, अहमद, अरशद, तो बात कर सकते हैं। इरफान खान, रिजवान, शाहिर, फिर मुझे नहीं पता कि कौन है, मुजम्मिल एंड जबीउल्लाह। कोई क्वेश्चन आपका इस टॉपिक पे बन रहा है तो कर सकते हैं आप। तो जनाब ऑनलाइन वाले तो कहते हैं हमारा कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिजिकल वाले अगर समझते हैं कि कुछ चीज हमें इसमें मुश्किल लगी, नहीं समझ आई, बिल्कुल ओपनली यू कैन आस्क। जी जेंटलमैन, क्लियर है ये? चलें जी, अच्छी बात है। अब हम आते हैं, एक और भी हमारे पास कमेंट है। मुजम्मिल कहते हैं जी ऑल क्लियर, ओके। तो अब हम आते हैं कि ये काम, ये पेनिट्रेशन, इसका मतलब है कि सारी बातें करने के बाद मैं यहां पे आ गया एथिकल हैकिंग पे। मैं वापस कहां पे आ गया लेडीज एंड जेंटलमैन? मेरा टारगेट ये है, मेरा टारगेट ये है। क्या है मेरा टारगेट? ये एथिकल हैकिंग, यही है ना? एथिकल हैकिंग का कोर्स है ना? तो अब अगर मुझे कोई हैकिंग करनी है, तो मिसाल के तौर पे लेट करें कि जने हम 3 बंदे हैं,
तो अगर हम हर एक को आजादी दे दें कि भाई अपनी मर्जी के मुताबिक करो, तो लाजमी तौर पे कोई कोई तरीका अपनाएगा, कोई कोई तरीका अपनाएगा। इसके मतलब हैपेजिड मेथड्स होंगे। यानी इसका मतलब है कि अगर आपको टास्क ये दे दी गई कि आपने फर्स्ट फ्लोर पे आना है, आपने सिस्को पहुंचना है, तो अब ये तरीका भी हो सकता है कि आप इस दरवाजे को इस्तेमाल करें, ये भी हो सकता है कि आप इस दरवाजे को इस्तेमाल करें, आप ये भी हो सकता है कि वो रस्सी बांध के और चढ़ने की कोशिश करें, ये भी हो सकता है कि आप कोई देखेंगे बस वगैरह को खड़ी है तो उसके ऊपर चढ़ के ऊपर आने की कोशिश करें। हर कोई इसका मतलब अपना अपना तरीका अपना सकता है। लेकिन अगर आप हैप्पीजेड मेथड यूज करेंगे तो सक्सेस के चांसेस नहीं है, बहुत कम है। और दूसरा, अगर आप एक हैप्पीजेड तरीके से काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको जो रिजल्ट मिल रहे हैं वो गलत है, गलत होंगे। इसलिए जरूरी है कि एवरीवन शुड वर्क अकॉर्डिंग टू सम टेस्टेड methods, and these methods are called methodologies. तो इसलिए हमारा टॉपिक आज का बन रहा है एक्सप्लोरिंग पेनिट्रेशन टेस्टिंग मेथडोलॉजीज। तो हर चीज के लिए अलग मेथडोलॉजी है। अब मेथडोलॉजी यूज करने का फायदा क्या है? तो मल्टीपल फायदे हैं। एक तो ये टेस्टेड है, इसका मतलब है कि आप कोई काम करेंगे तो जैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपको वो रिजल्ट्स मिल जाएंगे, और उस रिजल्ट पे भी आप मुकम्मल भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि भाई मैंने वही तरीका अपनाया। जैसे आप देखें ना, हमने कहा कि जनाब टेस्टेड मेथड ये है कि भाई आप ये सीढ़ियां इस्तेमाल करो, यहाँ पे गेट खुला है। तब ये इसमें आप जब ये करेंगे तो लाजमी तौर पे आप ओके जी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम बात कर रहे थे कि एक तो टेस्टेड मेथड है, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो एक भरोसे वाला रिजल्ट होगा। नंबर टू, अगर उसमें कोई गलती, कोई ऐसा रिजल्ट ऐसा हो जाता है जो कि ठीक नहीं आया, तो कम से कम आपका कस्टमर, आपका क्लाइंट आप पे वो नहीं कर सकता। भाई आपने उसको पहले से अपनी रिपोर्ट में बताया हुआ कि मैं ये मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करूंगा, तो उसने एग्री कर लिया कि हाँ जी ये मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करो, ये मेरे लिए काबिल कबूल है। अब वो उसके रिजल्ट पे या आपकी फीस पे या किसी चीज पे वो नहीं कर सकता कि नहीं जी मैं तो नहीं मानता, ये तुम्हें किसने जी। तो जनाब क्वेश्चन पूछा आ, हसनैन ने कि जनाब अगर, और चलिए इसके सवाल के साथ मैं इस चीज को भी वो कर दूं कि ये जो हैकर्स हैं, ब्रॉडली स्पीकिंग इनकी तीन कैटेगरीज हैं। जो इसने भी क्वेश्चन किया, तो इन हैकर्स की कितनी कितनी कैटेगरीज हैं? तीन। एक को हम कहते हैं ब्लैक हैट, एक को हम कहते हैं ब्लैक हैट। ब्लैक हैट का मतलब ये होता है कि ये शख्स अनएथिकल अनएथिकल हैकर है। मैंने कल भी ये बताया कि आपने जब भी, क्योंकि अभी तक हमारा सोच ये है कि जब भी हमें कोई कहता है कि भाई हैकर, हम कहते हैं बुरा बंदा। हमारे जहन में ये एक कहानी है, एक इमेज है कि जब भी हमें कोई कहे कि हैकर, हम कहते हैं बुरा बंदा। लेकिन नहीं, दिस इज नॉट ट्रू। हैकर मे बी अ गुड पर्सन। इसलिए एक साइट है, अभी मैं आपको बता दूं, हैकिंग इज नॉट अ क्राइम। देखिए सिर्फ क्राइम ही है नहीं है, लेकिन अगर कोई ब्लैक हैट है तो क्राइम कर रहा है। फिर दूसरा है व्हाइट हैट। व्हाइट हैट हैकर, व्हाइट हैट का मतलब होता है कि ये प्योरली एथिकल है, ये इजाजत से कर रहा है। ये अभी जैसे मैंने आपको बताया, ये पेनिट्रेशन टेस्टर है, ये बग हंटर है। तो ये दोनों काम लीगल हैं। कंपनीज चाहती है कि भाई, मिसाल तो गूगल चाहता है कि मेरे सिस्टम में को मिसाल तो पे स्कैन चेक करे, और अगर कोई इसमें खामी है, कोई कमी है, तो ये उससे फायदा नहीं उठाएगा, बल्कि गूगल को बता देगा कि जी आपके सिस्टम में ये मसला है। कि ऐसा ना हो कि इससे पहले, गूगल को पता लगने से पहले
उसको मोशन जो है वो एक्सप्लॉइट कर ले और नुकसान पहुंचा दे, तो उसे बेहतर है कि गूगल उसको फिक्स कर दे। इसलिए वो हसनैन को पैसे दे देते हैं, तो खुश रहो तुमने हमारी मदद की है। तो इस किस्म को हम कहते हैं व्हाइट हैट। उसके बाद है ग्रे हैट। ग्रे हैट का मतलब है कि अगर उसको कोई अनएथिकल काम मिल जाए तो वो उसको भी नहीं छोड़ता, लेकिन अगर कोई एथिकल मिल जाए तो वो उसको भी नहीं बख्शता। तो दोनों में रहता है, इसलिए उसकी लाइन जो है ग्रे। अब सवाल की तरफ मैं आता हूं हसनैन की। हसनैन कहता है कि जनाब, अगर ब्लैक हैट है यानी कि नॉन एथिकल है, उसका काम तो ये है कि दूसरे को लॉस देना। इसका मतलब उसका काम, जो हसनैन ने कहा कि वो आपके सिस्टम को एक्सेस हासिल करे, अनऑथोराइज्ड एक्सेस, तो वो तो किसी रूल कानून को यानी मैथोडोलॉजी को नहीं इस्तेमाल करेगा। ठीक है ना? तो जवाब है, उसको वो इस वाइट के तरह बिल्कुल मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करेगा, क्योंकि वो क्या चाहता है, अल्टीमेट चाहता है क्या है, सक्सेस। क्या चाहता है? तो सक्सेस एक टेस्टेड मेथड से पॉसिबल है कि एक नॉन टेस्टेड मेथड से पॉसिबल है? टेस्टेड मेथड से पॉसिबल है। तो वो कभी भी नॉन टेस्टेड मेथड से अपना के अपना वक्त नहीं जाया करना चाहता। असल में देखा जाए तो उसको तो एक ब्लैक, अगर हम इसकी बात मान लें, उसको तो एक ब्लैक बॉक्स मिला हुआ है। पेनिट्रेशन टेस्टर को तो फिर भी एक व्हाइट बॉक्स में मैं कह सकता हूं मिला हुआ है। ब्लैक बॉक्स का मतलब जिसके अंदर आपको कुछ भी पता नहीं है, उसमें तो को अपना मकसद हासिल करना और ज्यादा मुश्किल है। तो अगर हैपेजर्ड तरीका अपनाया गया तो फिर तो चांसेस यही है कि फेलियर होगा। इसलिए मिसाल के तौर पे, चले हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। मिसाल के तौर पे हैपेजर्ड करना है ना, तो मैं डे 1 पे जाके पासवर्ड क्रैकिंग शुरू कर देता हूं, करने की बात करता हूं, हैपेजर्ड है। भाई पासवर्ड की क्रैकिंग तो उस वक्त होगा जब मैं सिस्टम में अंदर जाके उसकी पासवर्ड फाइल को उठाऊं। उसके लिए जरूरी क्या है कि मैं पहले मालूम करूं कि इस सिस्टम में कोई अंदर जाने का तरीका भी है कि नहीं है, यानी मैं उसको स्कैनिंग करूं। स्कैनिंग करने के लिए जरूरी है कि मुझे कुछ उसकी मालूमात हो, यानी कि मेरे पास कुछ उसकी रिकॉनेसेंस हो, मेरे पास कुछ की इंफॉर्मेशन गैदरिंग हो, मेरे पास कुछ उसकी फुटप्रिंटिंग हो। तो इसका मतलब है कि बगैर हैफाजत तरीका कभी भी ब्लैक हैट हसनैन इस्तेमाल नहीं करेगा। ही विल आल्सो यूज दी सिमिलर मेथोडोलॉजीज। और आपका अगर मिसाल के तौर पे वो ये मेथोडोलॉजी, मेथोडोलॉजी का मतलब माइंडसेट, अगर वो ये माइंडसेट इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, तो फिर हमें वो माइंडसेट इस्तेमाल करने के, व्हाइट हैट को वो एथिकल को वो क्यों इस्तेमाल करने का क्या फायदा? भाई हम तो ये देखना चाहते हैं कि जो चीज वो इस्तेमाल करेगा, हम उससे पहले ही वो मेथड इस्तेमाल करके चेक कर लें कि हमारा हमारा डिफेंस मजबूत है या नहीं। अब मेरे ख्याल से हसनैन को मेरी बात क्लियर हो गई होगी। तो एवरीवन यूज दिस। ओके जी, वापस आएंगे जी। तो हम बात कर रहे थे कि जी वी वांट टू स्टडी दी मेथोडोलॉजीज। ठीक है? तो हमने कहा कि जी देयर इज मोर टू पेनिट्रेशन देन हैकिंग अवे एट द कस्टमर नेटवर्क। अगेन मैंने कहा, अगर आप कोई हैपेजर्ड अप्रोच इस्तेमाल करेंगे तो आपके रिजल्ट्स भी हैपेजर्ड होंगे। आप उस पर कोई ट्रस्ट नहीं करेगा, उस पर कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। तो इसलिए हमने कहा कि इट इज इंपॉर्टेंट टू फॉलो वेल नोन मेथड्स। आप वेल नोन मेथड यूज करें जो कि स्टैंडर्ड हैं और जो कि सिस्टमैटिक वे है किसी भी पर अटैक करना, किसी पे अपना मकसद हासिल करना। अब हमने कहा कि ये जो हमारी भी इन सिस्टमैटिक मेथड को, इन स्टैंडर्ड अप्रोचेस को हम क्या कहते हैं, मैथोडोलॉजीज। और ये मैथोडोलॉजीज वेल डॉक्यूमेंटेड। मेरी बात समझ आ गई? जैसे मिसाल के तौर पे वन, अभी हम मुख्तलिफ को खोलेंगे, लेकिन एक को जस्ट आपको दिखाने के लिए, अगर मैं यहां लिखूं वन ऑफ देम इज दिस वन। अब इस पे आएंगे, लेकिन इस पे को मैं बंद करने से पहले मीटर अटैक और मेथोडोलॉजी,
दिस इज ए मेथोडोलॉजी। व्हाट देखें, एंड इट शोज मी दी, अभी हम बात करेंगे व्हाट मीन बाय द टीटीपी, व्हाट मीन बाय टीटीपी। जैसे सिक्योरिटी के लिए हम नॉर्मली वर्ड यूज करते हैं CIA, हम सिक्योरिटी के लिए वर्ड यूज करते हैं CIA। सी का मतलब होता है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का क्या मतलब है कि अगर मैं अपने, मिसाल के तौर पर अपने बैंक को कुछ रिक्वेस्ट भेज रहा हूं कि भाई पैसे मेरे अकाउंट से मिसाल के तौर पे इस अकाउंट में शिफ्ट कर दो, तो अगर रास्ते में उसको कोई देख सकता है तो ये तो मेरे लिए खतरनाक बात है। मैं फिर इसका मतलब फिर तो मैं बैंक, फिर तो मैं इसमें खुश हूंगा कि बैंक में जाके क्यू में खड़े होके और अपना काम करवा लूं। तो कॉन्फिडेंशियलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2, सी के बाद आई है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्या मतलब इंटीग्रिटी का? इंटीग्रिटी का मतलब है कि अब रास्ते में कुछ को तब्दील तो नहीं कर दिया गया। मिसाल तो मैंने तो लिखा कि फॉर एग्जाम्पल स्नैन के अकाउंट में 500 रुपए भेज दो, लेकिन स्नैन या उसके किसी दोस्त ने कहा कि जीरो की कोई इतना मकसद, कोई फर्क नहीं है। अगर सर ने लिखा है 500, तो क्या अगर मैं इसके आगे 3 जीरो लगा दूं तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन अब ये 500 की बजाय 500,000 हो गया है, 5 लाख रुपए हो गया है, फर्क बहुत बड़ा है। तो बैंक को ये पता चल जाए कि इसमें अब कोई तब्दीली हो गई है, वो नहीं है जो कि एहसान ने यानी सोर्स ने मैसेज लिखा था, ये बदल चुका है। इस अमल को क्या कहते हैं? इंटीग्रिटी। एंड द लास्ट वन इज अवेलेबिलिटी, द थर्ड वन इज द अवेलेबिलिटी। कुछ बात समझ आ रही है इरफान? कुछ बात समझ आ रही है? चलें जी आगे बढ़ते हैं। अवेलेबिलिटी का मतलब यह है कि जो सिस्टम जिस पर्पस के लिए है, अगर वो काम वो वही मकसद कर रहा है तो बिल्कुल। जैसे मिसाल के तौर पे आप लोगों ने ये, अब मैंने आपसे कमिट किया हुआ है। ओके, थैंक यू इरफान फॉर योर फीडबैक। कि अब क्या मैंने आपके साथ कमिट किया हुआ है कि मैं सुबह 8:30 बजे से लेके 11 बजे तक आपको क्या पढ़ाऊंगा? एथिकल हैकिंग। ठीक है ना? इसका मतलब है कि, और मैं अगर हर सैटरडे संडे को ये इस काम के लिए अवेलेबल होता हूं, तो आप क्या कहेंगे? सर अवेलेबल है, यानी सिस्टम अवेलेबल है। मेरी बात समझ आ रही है ना? लेकिन अगर आप आए यहाँ पे और मैं लटकने पौधों को साफ कर रहा हूं, मैं कोई किसी के साथ बैठ के कह रहा हूं जी मीटिंग हो रही है, फारग नहीं हूं, तो आप क्या कहेंगे? भाई ये सर तो हमेशा अवेलेबल होता है। तो ये भी एक अटैक है। किस तरह? मिसाल के तौर पे मैं नॉर्मली आपको एग्जांपल देता हूं कि हमारे बोर्ड, जिसको हम कहते हैं बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, इसका बेसिक काम क्या है ना? आपने मैट्रिक की है, FA FSC की है, तो किससे की है? ये दोनों सर्टिफिकेट आपको किसने दिए हैं? बाइसेप ने। एग्रीड? तो अगर ये बाइसेप ने दिए हैं, अगर ये बाइसेप ने दिए हैं, तो इसका मतलब है कि बाइसेप का काम ये है कि वो पूरे साल में एक दिन हिना से वादा करता है कि हिना तुम्हारा रिजल्ट आज मैं सुबह, मिसाल के तौर पे 5 अक्टूबर को सुबह 9 बजे शो कर दूंगा, और आप जब दिल चाहे हमारी साइट पे आओ, bicep.edu.pk पे आओ और अपना रिजल्ट देख लो। यही वादा किया ना उसने। अगर उस दिन मौसम ये कर दे कि इस सर्वर को इतना बिजी कर दे कि हिना पूरे दिन लगी रहे इस पे, अपनी रिक्वेस्ट भेजती रहे कि जी मुझे रिजल्ट दिखाओ, ये मेरा रोल नंबर है, और वहां से आए एरर 40503 502 अनअवेलेबल, तो हिना क्या कहेगी इस बाइसेप के सिस्टम के बारे में? कहेगी ये अनअवेलेबल है।
बात समझ आ रही? तो जी, क्वेश्चन। तो हमने बात ये कहा, इसके बाद एक और भी है जिसको कहते हैं ऑथेंटिसिटी। एक और भी है जिसको कहते हैं ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी का मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पे अगर मैं, लेट इट बी, अगर मैं यहां पे आके सॉरी, ठीक जगह पे हूं मैं, देख यहां भी देख लेते हैं। क्लियर? जी, मैं यहां पे आके लिखता हूं यूबीएल, दिस वन, कोई भी एग्जांपल लिया मैंने। तो देखिए, ये अगर मैं यहां लिखता हूं इंटरनेट बैंकिंग, तो ये मुझसे मेरा यूजर नेम मांग रहा है। अगर मैं यूजर नेम इसको कोई गलत दे दूं और ये कर दूं, तो ये मुझे देखें, मुझसे पासवर्ड मांगता है? नहीं मांगता। अच्छा, मांग लिया, लेकिन पासवर्ड भी दे दूं तो ये मुझे नहीं लेकर जाएगा। ये पासवर्ड भी दे दिया, पहले तो पासवर्ड मांगना नहीं चाहिए था, ये दिया है क्या है, देखो नहीं, क्योंकि इसने कहा कि ये यूजर और ये पासवर्ड किसी का भी मेरे सिस्टम में, इसका मतलब है कि कोई ऑथेंटिक यूजर ये नहीं है। तो इसने मुझे रोक लिया। अगर मुझे ये अंदर जाने दे देता, इसका मतलब सिस्टम में कमी है, खराबी है, कमजोरी है, वुलनेबिलिटी है। लेकिन ये तो मैंने सिक्योरिटी के लिहाज से बात की। जेंटलमैन, अगर मैं बात करूं अबाउट दी मेथोडोलॉजी, तो इसमें कुछ टर्म यूज होती है जिसको कहते हैं टीटीपी। क्या कहते हैं? टीटीपी। असलैन से पूछेंगे टीटीपी किसे कहते हैं? कोई बता सकता है? वेरी नाइस। टैक्टिक्स, टैक्टिक्स, टेक्निक्स, टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स। तो मेथोडोलॉजी टेल यू दिस, टीटीपी। मैंने कहा मुझे ज्यादातर मोशन कहेगा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान। जी, वो भी ठीक था। लेकिन यहाँ पे हम आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? टीटीपी से मुराद, व्हाट्स योर नेम? फैजान। तो अब देखें टैक्टिक्स में, अगर हम इसकी देखें, फैजान ने हमें बताया। देखें, देखें हर एक की टैक्टिक्स, टैक्टिक्स का मतलब होता है बड़ा ऑब्जेक्टिव, मेरा मकसद, दैट इज कॉल्ड टैक्टिक। मिसाल के तौर पर मेरा टैक्टिक, मेरा बिग ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरा बिग ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं फैजान का पासवर्ड्स क्रैक करना चाहता हूं, इसके सिस्टम के जितने भी ईमेल्स हैं उनके एड्रेसेस हासिल करना चाहता हूं। मैं इसके डेटाबेस में से कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकालना चाहता हूं। मैं इसके पूरे सिस्टम को रैंसम करना चाहता हूं। बिग ऑब्जेक्टिव्स इन टर्म्स ऑफ दी हैकिंग और एथिकल हैकिंग, वी कॉल्ड इट टैक्टिक्स। अब लाजमी तौर पे हर एक के लिए टैक्टिक्स सेम नहीं होगी। मिसाल के तौर पे इंटरप्राइज के लिए अपनी होगी, इसी तरह मोबाइल्स के लिए अपनी होगी। इसे मिसाल तौर पे इफ आई क्लिक द इंटरप्राइज, इंटरप्राइज मींस लार्ज नेटवर्क्स, इंटरप्राइज मींस लार्ज नेटवर्क्स। तो अगर मैं लार्ज नेटवर्क को क्लिक करूं, तो आई विल, दिस इज शोइंग मी क्या क्या हो सकते हैं जी टैक्टिक्स। नंबर वन, रिकॉनेसेंस। मैंने कहा ना बिग मकसद, बिग बिग ऑब्जेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल रिकॉनेसेंस, यानी द एडवर्सरी इन अटैकर is trying to gather information they can use to plan future operations. This is one of the tactics. Number two, resource development. The adversary is trying to establish resources that can be used to support whatever operation you want. इसी तरह मिसाल के तौर पे इनिशियल एक्सेस, अगेन एडवर्सरी का लफ्ज अटैकर के लिए इस्तेमाल होता है, बुरा अटैकर। क्या attack मेरा वो है? द एडवर्सरी यानी द हैकर is trying to get into your network. Execution, क्या मतलब एग्जीक्यूशन का? The adversary is trying to run the malicious code. The adversary is trying to run the malicious code. The adversary is trying to run the malicious code. The adversary is trying to run the malicious code. The adversary is trying to run the malicious code. The adversary is trying to run the malicious code. The adversary is trying to run the malicious code. The adversary is trying to run the malicious code. The adversary is trying to run the malicious code. The adversary is trying to run the malicious code. The adversary is trying to run the malicious code. The adversary is trying to run the malicious code. The adversary is trying to run the malicious code. The adversary is trying to run the malicious code. The adversary is trying to run the malicious code. The adversary is trying to run the malicious code. The adversary is trying to run the malicious code. The adversary is trying to run the malicious code. The adversary is trying to run the malicious code. The adversary is trying to run the malicious code. The adversary
नहीं समझ आ रही मेरी बात? जैसे यहाँ पे लिखा है ना मेलिशियस कोड, इसका मतलब है, कोड का मतलब क्या होता है? सॉफ्टवेयर। कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी स्क्रिप्ट, दैट इज ए सॉफ्टवेयर। याद रखो कि सॉफ्टवेयर गुड भी होते हैं और सॉफ्टवेयर बैड भी होते हैं, और बनाते आप ही। अब अब कोई अच्छे सॉफ्टवेयर की एग्जांपल देंगे? इजी पैसा, ठीक है जी। इन्होंने कहा जो किसी ने इजी पैसा के लिए जो ऐप बनाई है, वो एक गुड गुड एप्लीकेशन है, गुड सॉफ्टवेयर है। आप बताएंगे? बैंक अकाउंट के लिए कोई एप्लीकेशन बनी हुई है, लेकिन अगर मुझे एक जेनेरिक देना होता तो मैं कहता विंडोज सबसे अच्छा ऑपरेटिंग, एक अच्छा सॉफ्टवेयर है। क्योंकि विंडो अगर इससे ऊपर ना होता तो मेरा ये सिस्टम बेकार। इसी तरह अगर मैं कहता कि जी आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करते हैं या ऑफिस 365 यूज करते हैं, क्या है? एक सॉफ्टवेयर, अच्छा सॉफ्टवेयर। लिनक्स, बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर। कल आप लोगों ने इससे इस्तेमाल किया VMware, अच्छा सॉफ्टवेयर। क्योंकि अगर वो VMware ना होता, जिसको हम हाइपरवाइजर कहते हैं, अगर वो ना होता तो मैं एक मशीन पे मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम साइमल्टेनियसली, सवाल ही पैदा नहीं होता। ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ गुड सॉफ्टवेयर। इसी तरह सॉफ्टवेयर बुरे भी होते हैं, और इन बुरे सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं मेलेशियस सॉफ्टवेयर। मेलेशियस सॉफ्टवेयर, और इनको शॉर्ट में हम कहते हैं, मेलेशियस सॉफ्टवेयर को मालवेयर। क्या कहते हैं? माल लिया मलेशियस से और सॉफ्टवेयर से लिया बाहर। तो जब भी आप नंबर नाम सुनेंगे, ये मालवेयर, खराब सॉफ्टवेयर, बुरा सॉफ्टवेयर। बात समझ आ रही? अब एग्जांपल भी अगर आप कहेंगे कि दो, तो आप सबसे पहली एग्जांपल जो आप लोग जिंदगी भर इस्तेमाल करते रहते हैं, वायरस। बुरा है ना, नुकसान देता है ना। इसी तरह वॉर्म, इसी तरह ट्रोजन हॉर्स। पढ़ेंगे सारे, सिर्फ आपको एक नो हाउ दे रहा हूं। ट्रोजन हॉर्स, इसी तरह रैंसमवेयर, रैंसमवेयर, इसी तरह एडवेयर, इसी तरह स्पाईवेयर, इसी तरह बैकडोर्स। ऑल आर दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ बैड सॉफ्टवेयर। तो अगर आप किसी के, ज्यादा टाइम पे आया करो ना, इतना लेट तो आपको फायदा नहीं होगा। तो दोस्तों लोगों के टाइम पे हैं। यार यार, ओके जी। तो हम बात कर रहे थे कि मैं बात कर रहा था बैड सॉफ्टवेयर। तो अगर आप किसी के कंप्यूटर पे ये बैड सॉफ्टवेयर रन करना चाहते हैं, तो दिस इज योर टैक्टिक, एग्जीक्यूशन, परसिस्टेंट। एक और आपका बड़ा गोल कि मैं एक दफा तो किसी के सिस्टम में चला गया, अब मेरा वहां से निकलने का दिल नहीं कर रहा। परसिस्टेंस, द एडवर्सरी आर ट्राइंग टू मेंटेन देयर फुटहोल्ड। एक दफा जिस कुर्सी पे बैठ गया, वो कुर्सी छोड़ने को दिल नहीं चाहता। ठीक है ना जी? इसी तरह क्या है? प्रिविलेज एक्सकलेशन। मैं अपनी अपनी ताकत को बढ़ाना चाहता हूं, अपने प्रिविलेजेस को बढ़ाना चाहता हूं। ये ऑल जो हम पढ़ रहे हैं, ये ख्वाहिशात किसकी हैं? हैकर की ख्वाहिशात हैं। तो अब हम नहीं कहेंगे ये उसकी ख्वाहिशात हैं, क्या कहेंगे? टैक्टिक्स हैं। क्लियर हो मेरी बात? क्लियर? तो बहुत है। जस्ट मैंने आपको कुछ दी मिसाल के तौर पे। आप उसके क्रेडेंशियल्स को एक्सेस करना चाहते हो। क्रेडेंशियल क्या है? यूजर नेम, पासवर्ड।
आप वो उसके हासिल करना चाहते हो, क्रेडेंशियल को एक्सेस करना चाह रहे हो, डिफेंस को इवेड करना चाहते हो। द एडवर्सरी इज ट्राइंग टू अवॉइड बीइंग डिटेक्टेड, भाई किसी को पता ही ना चले, इवेशन कर रहा हूं डिफेंस को, धोखा दे रहा हूं डिफेंस को। तो ये बड़ी बड़ी ख्वाहिशात हैं हमारे अटैक, मासूम से अटैकर की, हमारे थ्रेट एक्टर की मासूमाना ख्वाहिशात हैं। लेकिन ये वो ख्वाहिशात है जो सारी की सारी अचीवेबल है, अचीवेबल है। मतलब आपने ये नहीं कहना कि जी ये नहीं हो सकता, ये सारे हो सकते हैं और सारे आपको करने पड़ेंगे, आपको सीखने चाहिए। मतलब मैं ये तो नहीं कह सकता कि आपको सिखाने के लिए कोई प्रेशराइज करें, लेकिन अगर आपका साइबर सिक्योरिटी में आपका इंटरेस्ट है तो ये मासूमाना ख्वाहिशात आपकी होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये ख्वाहिशात आपकी नहीं होंगी तो आपके खिलाफ इस्तेमाल हो जाएंगी। अगर ये आपकी ख्वाहिशात नहीं होंगी, इन टैक्टिक्स पर आपको अबूर नहीं होगा, तो ये टैक्टिक्स आपके खिलाफ इस्तेमाल होंगी। फिर मजे करो। गॉट इट जनाब। इसके बाद जी, एनी क्वेश्चन फ्रॉम द ऑनलाइन स्टूडेंट्स? रिपीट कर देते हैं जी। जबीउल्लाह, काली, एमएस ऑफिस, बिल्कुल गुड सॉफ्टवेयर के नाम बता रहे हैं हमारे स्टूडेंट। ऑल क्लियर, गुड। तो जनाब मैंने जितना भी बताया, मुझे कहा गया कि जी इनको, ये जो टैक्टिक्स हैं इनके पे थोड़ी सी बात करते हैं। टैक्टिक्स क्या, दोबारा मैं बता दूं, टैक्टिक्स रिप्रेजेंट द व्हाई ऑफ दिस मेथडोलॉजी, यानी इट इज द एडवर्सरी टैक्टिक्स, यानी गोल्स। टैक्टिक्स मींस गोल्स, द रीजन फॉर परफॉर्मिंग एन एक्शन। गोल क्या है? गोल बड़ी ख्वाहिशात को कहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को कहते हैं। तो अब आपको गोल नहीं कहोगे, ऑब्जेक्टिव नहीं कहोगे, कहोगे दीज आर दी टैक्टिक्स। अब कोच मिसाल के तौर पे पहली मैंने टैक्टिक क्या लिखी, दिखाई, रिकॉनेसेंस। रिकॉनेसेंस का मतलब होता है कि आप अपने दुश्मन के बारे में, या लाजमी नहीं कि दुश्मन हो, आपका दोस्त है, आप उसको हेल्प करना चाह रहे हो, आप उसकी वुलनरेबिलिटीज फाइंड करना चाहते हो, तो आपको उसके तमाम नेटवर्क की नो हाउ या तो वो आपको बता दे, तो आपके लिए व्हाइट बॉक्स बन जाएगा। यानी आपको अपने आईपी भी बता दे, आपको डोमेन नेम भी बता दे, अपने यूजर नेम भी बता दे, पासवर्ड भी बता दे कि भाई ये सारी चीजें मुझसे ले लो, आप टेस्ट करो कि इसके साथ अगर ये किसी को मिल जाए तो क्या पॉसिबल है। मिसाल के तौर पे वो ये देखना चाहता है कि इनसाइडर अटैक, इनसाइडर को तो सारी चीजें पता होंगी ना, अटैक होगा कि नहीं होगा, मेरा सिस्टम इसको रोकने के काबिल है कि नहीं है। लेकिन अगर आप आउटसाइडर हैं तो आप एक ब्लैक बॉक्स में कूद रहे हैं, आपको किसी चीज का पता नहीं है, ना आपको उसके आईपीज का पता है, ना आपको उसको यूजर नेम का पता है, ना आपको ईमेल्स का पता है, और ना आपको उसके कौन कौन सी एप्लीकेशन चल रही है, कुछ भी नहीं पता। इसलिए हम कहते हैं ब्लैक बॉक्स है। नहीं समझ आ रही? तो जेंटलमैन, हमने रहमान कहा कि उसको सारी इंफॉर्मेशन अटैक करने से पहले जरूरी के उसके बारे में इंफॉर्मेशन जितनी मुमकिन है सारी इंफॉर्मेशन गैदर करो। क्लियर? जैसे देखिए ना, आर्मी भी अटैक करती है तो उसके बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन हासिल करती है, फिर अटैक होगा, पहले नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे अगर चंद महीने पहले अगर इंडियन के हमारे लूर बेस तक पहुंच गया, तो लाजमी तौर पे दे हैव द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट दिस, दे हैव द फुटप्रिंट, दे हैव द रिकॉनेसेंस। तो याद रखो कि जो काम आपकी पुलिस करती है, जो काम आपकी फौज करती है, जो काम आपकी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन करती है, वही काम आपका साइबर वाला भी करता है। तो एक गोल हमने कहा कि हमारा क्या है जी, हम रिकॉनेसेंस, अपने दुश्मन के बारे में मुकम्मल प्लान, इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं। 2 नंबर, 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 2 नंबर
इज क्लियर? फिर हमने क्या किया? रिसोर्स डेवलपमेंट। The adversary is trying to establish resources that can use to support the operation. इस ऑपरेशन के लिए कोई मुझे रिसोर्सेज नहीं चाहिए होंगे? बिल्कुल चाहिए होंगे। तो रिसोर्स या तो मैं किसी के बने बनाए लूं, या मैं अपने रिसोर्सेज डेवलप करूं। ये मेरा गोल है कि मैं एक ऐसा रिसोर्स बनाना चाहता हूं। जैसे आप लोगों ने देखा कि एफआईपी में किसी ने कहा जी मैं ये करूंगा, किसी ने कहा मैं ये करूंगा, मैं ये चीज डेवलप करके ले आऊंगा, दुनिया को मैं महफूज कर दूंगा, वगैरह वगैरह। तो नाउ दिस इज अबाउट दी रिसोर्स डेवलपमेंट। फिर थर्ड क्या रहमान? इनिशियल एक्सेस। आप कहते हैं कम से कम मैं उसके सिस्टम में जा कदम तो रख लूं, एक्सेस तो हासिल कर लूं, फिर देखूंगा उसको क्या नुकसान पहुंचा सकता हूं। तो इनिशियल एक्सेस। एग्जीक्यूशन। कोई मालवेयर है, कोई बैकडोर है, मैं उसके सिस्टम पे उसको एग्जीक्यूट करना चाहता हूं कि अगर बैकडोर एग्जीक्यूट हो गया तो फिर मैं जब चाहूंगा उस बैकडोर के जरिए अंदर जाता रहूंगा। क्लियर हो गया? तो दीज आर दी टैक्टिक्स। फिर हमने क्या कहा? टेक्निक्स। अगेन इंटरप्राइज के लिए अगर देखना चाहते हैं, ये देखें जी, अब मुख्तलिफ इसने हमें ये दी हुई। देयर इज समथिंग हियर। जी, तो यहाँ पे एक हमें एक अच्छा ओपिनियन मिल रहा है। वी शुड डेफिनेटली लुक एट इट। हमें कहा गया है कि जी इंडियन राफेल वाज डाउन बाय पाकिस्तानी पायलट्स, वेरी नाइस, बट दे वर द मेजर रोल ऑफ साइबर एक्सपर्ट्स। मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि थोड़ा सेंसिटिव हो जाएगा, लेकिन लाजमी तौर पे कोई इंफॉर्मेशन इनके पास थी। और अगर आपको ये बताऊं, हो सकता है कि हमें इस पे थोड़ा सा गाइड भी कर दें। कहा जाता है कि उनके राफेल्स की लगने की वजह ये थी या गिरने की वजह ये थी कि उनके पास जो इंटेलिजेंस थी वो ठीक नहीं थी। मिसाल के तौर पे क्या इंटेलिजेंस में कमी थी? हमें पता था कि ये हमें बगैर एक तो कुछ साल पहले तक, डिकेड पहले तक, ये पायलट एक दूसरे को आंख से देखकर हिट करते थे। अब ये जमाना नहीं रहा। अब वो आपसे अगर मिसाल के तौर पे 100 मीटर या जितना भी दूर है, आपको नजर नहीं आता, आपकी आंखों से ओझल है, लेकिन राडार आपको दिखाता है कि यहाँ पे, और आप उसको लॉक करके मारते हो। अब उनके पास एग्जैक्टली जेन से निकल गया, प्रॉब्ली 1500 मीटर समथिंग है, जो कि वो समझते थे कि हमारे पास भी उतना ही है। लेकिन हमारे जो चाइनीज हमें वो मिला हुआ था वो से 500 मीटर शायद ज्यादा है। तो जो कि शायद उनकी सिक्योरिटी या इंटेलिजेंस का फेलियर था। तो इसका मतलब हम 500 मीटर जब उससे दूर होते थे तो हम हमें वो हमें नहीं देख सकता था, लेकिन हम उसको देख लेते थे और हमने उसको हिट कर लिया। क्योंकि दोनों मुल्क एक दूसरे के मुल्क में नहीं गए, बॉर्डर क्रॉस नहीं किया। तो वो लिमिट का फेलियर जो था, इंटेलिजेंस का फेलियर, इसका मतलब रिकॉनेसेंस का फेलियर, इंफॉर्मेशन गैदरिंग का फेलियर, कि वो चेक करते कि नहीं इनका मिसाइल तो या इनका सिस्टम तो अब हमसे दूर तक देखने का सलाहियत ज्यादा रखता है, ख्याल से रहो। उन्होंने अपने अच्छे तैयारे गिरवा लिए। तो एक हमारे पास और है, या देखें वही बात, इट वाज आल्सो ए फेलियर ऑफ रिकॉनेसेंस। ये बंदा भी एयर एयर यूनिवर्सिटी से है ना, इसलिए इससे उनकी बात करेगा। रिजवान इस्लाम इस्लामाबाद, एयर यूनिवर्सिटी, एंड स्टूडेंट ऑफ साइबर सिक्योरिटी। एनीहाउ, तो मेरा आपको सिर्फ बताना मकसद ये था कि आप क्या करना चाहते हो, ये मेरा गोल। अब इस गोल को हाउ, कैसे हासिल करूं, दैट इज कॉल्ड टेक्निक। देखिए, टेक्निक रिप्रेजेंट हाउ, कैसे। वहां पे था वाई, गोल। टैक्टिक में क्या था? गोल। अब उस गोल को कैसे अचीव करूं? तो हाउ एन एडवर्सरी अचीव दी
द गोल, टैक्टिकल गोल। गोल अभी पिछली स्लाइड में पढ़े हैं ना। तो इस गोल को कैसे हासिल करूं, दे आर कॉल्ड दी टेक्निक्स। मिसाल के तौर पे अभी हमने, हमारे स्टूडेंट ने कहा रिकॉनेसेंस का फेलियर। रिकॉनेसेंस कैसे करूं? मिसाल तो मैं गूगल पे जाऊं, क्विज यूज करेंगे, पूरी लैब इस पे करेंगे। लेकिन एटलीस्ट यू शुड हैव एन आइडिया हाउ आई शुड डू इट, विच टूल्स, विच मेथड्स आई शुड यूज, दे आर कॉल्ड दी टेक्निक्स। फिर उस टेक्निक के अंदर प्रोसीजर होगा, यानी डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप मेथड होगा कि ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, यू विल अचीव दिस। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है, क्या मैं अपने टॉपिक से हट नहीं गया? क्या मैं अपने टॉपिक से हिना हट नहीं गया? तो हिना ने जवाब दिया कि नहीं, ये सारी टैक्टिक्स, टेक्निक्स और प्रोसीजर कौन बताएगा? मेथोडोलॉजी तो बताएगी। हम मेथोडोलॉजी तो पढ़ रहे हैं, इसके मतलब हम अपने अपने टॉपिक से आगे पीछे नहीं गए। तो दैट इज वन ऑफ दी, हम इस, देखिए यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के, इसको अगर मैं साफ कर दूं जी, ये देखें, तो दीज आर दी फॉर दी इंटरप्राइज। देखिए मुख्तलिफ टैक्टिक्स। अब टैक्टिक्स में हम टेक्निक्स में चले गए। टेक्निक्स के बाद हम, और वो भी टेक्निक्स हमने कहा कि ये इंटरप्राइजेस के लिए भी हैं, ये मोबाइल्स के लिए भी हैं, ये आईसीएस के लिए भी हैं। तो हर एक के लिए उसने ये टैक्टिक्स बताई हैं। क्लियर होगी मेरी बात? दैट इज द कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम समथिंग, लेकिन मैं बता देता हूँ। बात क्लियर हो गई? तो कहने का मकसद ये है जेंटलमैन के, और फिर देखें रिसोर्सेज भी यहां से हमें मिलेंगे, लेकिन वी विल सी दैट। तो कम से कम इसका मतलब मैं वापस जाके अब आपसे कह सकता हूं कि जी, अभी आपने क्या देखा? डॉक्यूमेंटेड मेथोडोलॉजी देखी, तो दैट इज द फायदा। अब देखें गोल बनाए ही नहीं, अगर हम बात मान लें स्नैन की, गोल बनाए ही नहीं, टैक्टिक है ही नहीं, तो उसके लिए टेक्निक्स और प्रोसीजर पे सोचना शुरू कर दिया, हैपेजेड हुआ ना। भाई मुझे पता होना चाहिए कि मेरा काम क्या है, प्रिविलेज एस्केलेशन। फिर मैं सोचूंगा अच्छा इसके लिए कौन सा टेक्निक और कौन सा प्रोसीजर। अब प्रोसीजर में क्या होगा, जो टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, मिसाल तौर पे ये कहता है जनाब मैं जॉन द रिपर यूज करूंगा, तो आपने टूल बता दिया, कैसे के इस्तेमाल करूंगा, दैट इज द प्रोसीजर, टूल एंड प्रोसीजर। कुछ बात समझ आ रही है? तो सिर्फ ये इसलिए बता रहा हूं कि जब करने लगोगे ये काम, तो फिर आपके जहन में थोड़ा बहुत होना चाहिए, ताकि फिर हम उसी लाइंस पे चल सके। तो हमारे ऑनलाइन में कौन कौन है? अब्दुल बार है, आफान है, आफ्ताब, अहमद, आयशा, इंसबात, इरफान, इसहाक, रिशवान, फिर मुझे नहीं पता, मुजम्मिल एंड जबीउल्लाह, अनिया। तो हम क्या कह रहे हैं जी, डॉक्यूमेंटिंग योर अप्रोच। अब आप जब अपनी रिपोर्ट दे रहे हो, इनिशियल रिपोर्ट, कि मैं काम कैसे करूंगा, आप मेंशन कर रहे हो योर अप्रोच। अप्रोच मीन मेथोडोलॉजीज and standard that you used, also provide accountability for your company and helps make your result defensible in case of any issue arises with the customer। यानी कल अगर कस्टमर से कोई आता है मसला, तो आप कह सकते हैं नहीं जी, हमने ये मेथोडोलॉजी एग्जैक्टली यूज की है, हमने मीटर अटैक यूज किया है। अभी मैंने बताया कि एक और मेथोडोलॉजी आपके सामने, जिसकी देखिए कितनी डिटेल इंफॉर्मेशन हमारे पास है। दिस इज अगेन, देयर इज अगेन ए methodology, this is again a methodology, the open source security testing methodology। अब ये सिक्योरिटी टेस्टिंग किसका काम है? पेनिट्रेशन टेस्टर का। तो ये उसकी मेथोडोलॉजी है। तो इस मेथोडोलॉजी का क्या नाम है? OSS TMM। वर्जन कौन सा है इस वक्त? वर्जन 3। पूरी की पूरी बुकलेट उसकी हमारे पास मौजूद है कि भाई हाउ डू यू विल यूज दिस। क्लियर होगी मेरी बात? गुड। और भी बताऊंगा।
डरने की बात नहीं है। ओके, फिर क्या कहता है, द प्रोसेस ऑफ कंप्लीटिंग ए पेनिट्रेशन टेस्ट वेरीज डिपेंड अपॉन मैनी फैक्टर्स, लाजमी तौर पे डिपेंडिंग अपॉन दी योर गोल्स, योर पेनिट्रेशन टेस्ट मेथड विल वेरी। अगेन, इंटरप्राइज के लिए कर रहे हो तो अलग होगा, मोबाइल के लिए कर रहे हो तो अलग होगा, किसी और सिस्टम, इंडस्ट्रियल सिस्टम के लिए कर रहे हो तो अलग होगा। ऐसा ही है ना? ओके, फिर कहता है द टूल्स एंड टेक्निक्स यूज टू असेस द सिक्योरिटी पोस्चर ऑफ ए नेटवर्क। तो बेसिकली आपके पेनिट्रेशन टेस्टर का काम क्या है? ये उसका काम है जी, सिक्योरिटी टेस्टर का ये काम है। क्या काम है? एक्सेस द सिक्योरिटी पोस्चर ऑफ ए नेटवर्क और सिस्टम। आप ये देखना चाहते हैं कि किसी भी सिस्टम का, किसी भी नेटवर्क का सिक्योरिटी पोस्चर क्या है। क्या मतलब सिक्योरिटी पोस्चर का? सिक्योरिटी पोस्चर का मतलब ये है कि वो कौन कौन से ये चीजें यूज कर रहा है। क्या उसके पास कोई एंटी मैलवेयर प्रोटेक्शन सिस्टम है? क्या उसके पास कोई फायरवॉल है? क्या उसके पास कोई आईडीएस है, आईपीएस है? तो यू वांट टू फाइंड दी सिक्योरिटी पोस्चर। क्योंकि अगर आपको ये पता चल जाए कि मिसाल के तौर पे सर्वर तो है लेकिन सर्वर 2000 का है, तो मतलब 25 साल पुराना है, इसका मतलब है कि उसमें। ओके जी, वापस आ जाएंगे लेडीज एंड जेंटलमैन। तो हम बात कर रहे थे मैथोडोलॉजीज की। जी, हम बात कर रहे थे मैथोडोलॉजीज की, और हम यहाँ थे तो हमने कहा कि हमारा काम क्या है, एज ए सिक्योरिटी एक्सपर्ट, एज ए पेनिट्रेशन टेस्टर, टू चेक दी सिक्योरिटी पोस्चर ऑफ ए सिस्टम आर ए नेटवर्क। फिर क्या है, द नेटवर्क एंड सिस्टम बीइंग इवैल्यूएटेड आर ऑफन वेरी, लाजमी तौर पे चाहे वो कोई भी नेटवर्क है या सिस्टम है, दैट इज डेफिनेटली वेरी हाईली कॉम्प्लेक्स, नॉट सिंपल। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स है तो आपको जो मेथड अप्लाई करने पड़ेंगे लाइन तौर पर उसको तोड़ने के लिए, दे विल आल्सो बी वेरी कॉम्प्लेक्स। तो ये कह रहा है बिकॉज ऑफ दिस इट इज वेरी इजी व्हेन परफॉर्मिंग पेनिट्रेशन टेस्टिंग टू गो ऑफ स्कोप। ऑफ स्कोप का क्या मतलब होता है? स्कोप का मतलब होता है जो आपको इजाजत, अगर आप, क्योंकि आप पेनिट्रेशन टेस्टर हैं, तो अगर ये आप पेनिट्रेशन टेस्टर हैं और आप किसी का सिक्योरिटी पोस्चर फाइंड कर रहे हो, तो क्वेश्चन ये है कि किस चीज की आपको इजाजत है, वो आपका स्कोप है। लेकिन अगर आपने उससे थोड़ा सी भी इधर उधर चले गए तो आप क्या हो गए? आप ऑफ स्कोप हो गए। मिसाल के तौर पे, मिसाल आसान सी ले लेते हैं। जनाब, हमने कहा कि आप किसी की वेब सिस्टम को वेब सिस्टम को एनालाइज कर रहे हो। हर कंपनी का आज के दौर में अपना वेब का पूरा सिस्टम है। अगर ये है तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस वेब को अगर आप देखें, जो लोग वेब को जानते हैं उनको पता है इसका एक फ्रंट एंड होता है, एक मिडल एंड होता है, और एक बैक एंड होता है। और बैकएंड में मोस्टली आपके डेटाबेसेस होते हैं। मिसाल के तौर पे आपको उसने इजाजत नहीं दी, आप, क्योंकि आप तो एक एथिकल हैं, वो कहते हैं सिर्फ फ्रंट और बैक मिड तक जाओगे, आगे जाने मत देखना, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे हमारा सेंसिटिव डेटा है, हम आपको नहीं देखना दे चाहते। लेकिन ये सब कुछ इतना हुआ है कि आप इस मिड को देखते देखते कहीं इस लाइन को तो क्रॉस नहीं कर गए हो, जून का क्रॉस हो गया है, इसका मतलब है कि आप ऑफ स्कोप हो गए हो। तो ये कह रहा है दिस इज वेयर टेस्टिंग मैथोडोलॉजीज कम्स इन। वो आपको ये इंश्योर करेंगी कि आप ऑफ स्कोप हुए, इसका मतलब जो आपने इनिशियल डॉक्यूमेंट साइन किया है आपने उसको वायलेट कर दिया है, अब पेनल्टी लगेगी। फिर क्लियर हो गया? लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ आई यू शो हियर फर्दर कि जनाब किन चीजों का हम हमें देखना है। नंबर वन, हमने कहा कि इट इज नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर टेस्ट, यानी कि हम अब नेटवर्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं, हम उस पर अटैक करना चाहते हैं, हम उसकी सिक्योरिटी को चेक करना चाहते हैं। आप कहेंगे पहले ही तो बताओ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। भाई, अगर किसी नेटवर्क में कोई सर्वर्स हैं,
कोई वर्क स्टेशन हैं, कोई स्विचेस हैं, कोई राउटर्स हैं, कोई फायरवॉल्स हैं। तो ऑल ऑफ दीज कंबाइंड व्हाट दे फॉर्म नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। इन्हीं से नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर बना है। अब ये सर्वर, जो मैंने सर्वर एक खाली लिख दिया, ये वेब सर्वर भी हो सकता है, ये डेटाबेस सर्वर भी हो सकता है, ये फाइल सर्वर भी हो सकता है, ये ईमेल सर्वर भी हो सकता है। तो यही वो कह रहा है, these tests can mean a few things. The course is focused on evaluating the security posture of the actual network infrastructure. यानी आप यहां से बैठ के, मिसाल के तौर पे सिस्को का सिस्टम में कौन कौन से सर्वर्स हैं, कौन कहाँ, कितने वर्क स्टेशन हैं, कितने स्विचेस हैं, कितने रश राउटर्स हैं, कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, कि कहाँ कहाँ फायरवॉल लगी हुई है, कहाँ कहाँ इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है, कहाँ कहाँ मालवेयर के प्रोटेक्शन सिस्टम्स हैं। ऑल दिस इंफॉर्मेशन को जब आप करते हैं तो इसका मतलब है, दिस व्हाट यू आर कंसिडरिंग द नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर टेस्ट। क्या? नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर टेस्ट। ठीक है। तो क्या कहते हैं जनाब, यहाँ पे एक्चुअल नेटवर्क स्ट्रक्चर एंड हाउ इट इज एबल टू हेल्प डिफेंड अगेंस्ट, किस तरह ये आपके अटैक के खिलाफ खड़े हैं। जब मैंने भी कहा फायरवॉल, फायरवॉल किस लिए लगाया है? मतलब कोई कह सकता है ज्यादा खूबसूरत है, अटैकर रोकने के लिए। अब अगर फायरवॉल है, कौन सी फायरवॉल है? 48 की है या सिस्को का ऐसे है? कोई भी हो सकता है। इसी तरह, लेकिन हमें पता होना चाहिए हर एक की अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स होती हैं। इस तरह भी मैंने कहा कि आपके पास मिसाल के तौर पे स्नॉट लगा हुआ है, विच इज इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। बात समझ आ रही? आपने कोई लगाए हुए हैं एडवांस मालवेयर प्रोटेक्शन, एम। तो आप ये चीजें क्यों फाइंड करना चाहते हैं? ताकि आपको पता चले कि हेल्प डिफेंड की आप अटैक के अगेंस्ट कौन कौन सी चीजें आपकी। राउटर भी अटैक के अगेंस्ट खड़ा होता है, यहीं पे आप इस्तेमाल करते हो वीपीएन्स। वीपीएन कहाँ पे लगाओगे? राउटर पे या फायरवॉल पे। जैसे देखा ना, मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे आऊं और यहां से मैं इसको क्लिक करता हूं, तो अगर क्योंकि अभी तो मैं एचसी के नेटवर्क में ही बैठा हुआ हूं, लेकिन अगर मैं कहीं बाहर बैठा होता तो मैं इस राउटर के साथ जाके कनेक्ट होता। मेरी बात समझ आ रही? तो चाहे मैं अपने घर पे हूं, अगर घर पे हूं तो मैं तो एयरटेल के नेटवर्क में हूं, आप में से कोई पीटीसीएल के नेटवर्क में है, आप में से कोई स्ट्रॉन्ग फाइबर के नेटवर्क में है, आप में से कोई डेटा मोबाइल डेटा पे है, यूफोन पे है, वायरस पे है, टेलीनॉर पे है। तो वहां से आप इसके नेटवर्क पे आएंगे तो कौन आपको रोकेगा? वीपीएन। कौन रोकेगा? वीपीएन। देखेगा कि ये ऑथेंटिक यूजर है, अलाउड यूजर है या नहीं है। तो ये पोस्चर फाइंड करने को हम क्या कहते हैं? नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर टेस्ट। क्लियर हो गया? तो जनाब, दिस ऑफन इंक्लूड दी, जैसे मैंने बताया, स्विचेस, राउटर, फायरवॉल एंड सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर सच एज ट्रिपल ए सर्वर, रेडियस सर्वर। ट्रिपल ए का क्या मतलब होता है? ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन एंड अकाउंटिंग। ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है कि क्या इस बंदे को कोई यूजर नेम पासवर्ड है। फिर उसके बाद ऑथोराइजेशन का मतलब है कि है, क्या कर सकता है। मिसाल के तौर पे आप भी सीएमएस पे जाते हो, मैं भी जाता हूं, लेकिन आप सिर्फ अपना रिजल्ट देख सकते हो, मैं पूरी पूरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का रिजल्ट देख सकता हूं, लेकिन मैं उसको चेंज नहीं कर सकता। लेकिन सीएमएस का मैनेजर साहब अगर चाहे तो उसको चेंज भी, उसको ताकत है, तो ताकत
इसके बाद हर एक की अलग अलग ऑथराइजेशन है, लेकिन क्यों नहीं वो चेंज करता? कभी सोचा है? जब मैंने कहा कि उसके पास ये ताकत है, वो क्यों नहीं चेंज करता? अकाउंटेबिलिटी है, अकाउंटिंग है। पता चल जाएगा कि जनाब सोहेल साहब ने इसका एफ को ए किया हुआ है, ये बात समझ आ रही? या किसी के ए को एफ किया हुआ है, सिस्टम अकाउंटिंग कर रहा है, मालूम पता देगा कि ये कब किसने चेंज किया है। तो इसलिए वो कह रहा है कि आपके उसमें क्या है, ट्रिपल ए सर्वर। फिर कहते हैं पेनिट्रेशन टेस्ट ऑन वायरलेस इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एक हर नेटवर्क में कमजोर पार्ट है, मोस्टली होता है। क्योंकि आप वायरलेस एंटर करें तो आप वायरलेस के बाद उसके वाइड नेटवर्क में भी जा सकते हैं, क्योंकि फिर तो आप एक ऑथेंटिक यूजर समझे जाए, सिस्टम आपको समझेगा। तो कहता है कि पेनिट्रेशन टेस्ट ऑन वायरलेस इंफ्रास्ट्रक्चर में सम टाइम इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ द नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर टेस्ट। तो हम नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर टेस्ट में किन चीजों को चेक करते हैं? जो कि उसके हार्डवेयर कह लो लगा हुआ है, जिसमें आप उसके स्विचेस भी आते हैं, राउटर्स भी आते हैं, फायरवॉल्स भी आती हैं, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम भी आते हैं, मालवेयर प्रोटेक्शन सिस्टम भी आते हैं, और इसकी ईमेल सिक्योरिटी अप्लायंसेस, वेब सिक्योरिटी अप्लायंसेस, सारी हम ये देख, जब अगर मालूम करना चाहें तो हम करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, हम नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर टेस्ट कर। अब इस नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर पे चल क्या रहा है, किस लिए ये बनाया है? एप्लीकेशन चल रही है। क्या चीज चल रही है? एप्लीकेशन चल रही है। मिसाल के तौर पे इस इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई वेब एप्लीकेशन चल रही है, कोई ईमेल सर्विस चल रही है, कोई डेटाबेस सर्विस चल रही है, चल रही है ना? तो इसको हम कहते हैं कि इसके बाद हम क्या चेक कर रहे हैं, नंबर 2 पे, इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद वी आर टेस्टिंग और चेकिंग दी एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट, एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट। इसलिए वो कहते हैं फोकस इज ऑन टेस्टिंग फॉर सिक्योरिटी वीकनेसेस इन इंटरप्राइज। इंटरप्राइज की क्या, इंटरप्राइज की कौन सी चीज है? एप्लीकेशन। मिसाल के तौर पे आपको पता चला कि भाई कंपनी एक्स एक एक वेब सर्वर इस्तेमाल कर रही है। अगर मैं यहां पे पूछूं कि वेब सर्वर क्या चीज है, जिसपे वेब एप्लीकेशन पड़ी हुई हो, ये कह रही है क्या है जी? वेब सर्वर, जिसपे वेबसाइट का डेटा है। ये भी एक जवाब आ गया। आप क्या कहते हैं जी, क्या है जी आपका ये वेब सर्वर? एक ऐसा, क्या मतलब, यही तो क्या जवाब आ रहा है? तो जनाब याद रखें कि सर्वर जो है या क्लाइंट एक एप्लीकेशन है। क्या है? एक एप्लीकेशन। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास इस वक्त फ्लैश मेमोरी नहीं है, जस्ट फॉर दिस, मेरे मैं कहता हूं कि जनाब ये इसके अंदर अपाचे मेरे पास पड़ा हुआ है। अपाचे क्या है? एक सर्वर है, कोई हार्डवेयर तो नहीं है, कोई हार्डवेयर तो नहीं है। आप कहते हैं मैं क्या प्रोग्राम कर रहे हो, टकाटक किस चीज का प्रोग्रामिंग कर रहे हो, क्या बना रहे हो? मैं क्लाइंट लिख रहा हूं, मैं सर्वर लिख रहा हूं। तो ये क्लाइंट और सर्वर, ये हार्डवेयर नहीं है। हाँ, उसके ऊपर किसी हार्डवेयर पे ये चलती है, लेकिन है ये एप्लीकेशन, दैट इज सर ओनली ये द सॉफ्टवेयर। सर्वर। जी दोबारा सुने, मैंने कहा कि जब हम आपको, स्पेशली जब हम आपको कहते हैं कोई हमारे लिए, चले आसान सी एग्जांपल लेते हैं। अभी मैं जूम के साथ कनेक्टेड हूं, तो जूम ने अपने एंड पे क्या इंस्टॉल किया हुआ है? जूम सर्वर। मैंने अपने ऊपर क्या इंस्टॉल किया हुआ है? वेब क्लाइंट।
तो मेरा भी एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, मैंने भी तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया ना और उसको इंस्टॉल कर लिया। लेकिन जब मैंने डाउनलोड किया तो मैंने कहा मैंने क्या चीज डाउनलोड की है? जूम क्लाइंट। मैंने क्या चीज डाउनलोड की है? जूम क्लाइंट। और जूम वाले ने क्या चीज अपने सर्वर के ऊपर, अपने हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल की है? एक एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर। तो याद रखो कि क्लाइंट और सर्वर्स एप्लीकेशन, अल्टो सर के। बोले सर्वर्स के ऊपर एप्लीकेशन होस्ट होती है। एप्लीकेशन, दोबारा तो बोले, क्या कह रहे हैं? सर्वर के ऊपर मैं एप्लीकेशन पूछ होस्ट होती मैं है? पूछ रहा हूँ सर्वर के ऊपर एप्लीकेशन होस्टिंग होती है। ओके, ओके। तो मैं, प्लीज जी बातें ना करें। हमने कहा कि जी, हमें स्टूडेंट ने कहा कि क्या सर्वर के ऊपर एप्लीकेशंस होस्ट होती हैं? ये क्वेश्चन है जेंटलमैन आपका। जी यही है। जी, तो इन सब बात का क्वेश्चन ये है कि सर, इसका मतलब है कि अभी भी इन सब बात गलत नहीं है, लेकिन ये जनरल हमारा मसला है। इससे मतलब ये है कि अभी भी इन सब बात ये सोच रहा है कि सर्वर जो है कोई हार्डवेयर है जिसके ऊपर एप्लीकेशंस हम रखते हैं। राइट, नहीं, यही हार्डवेयर आप। तो सर्वर नहीं है। नहीं, मैं मेरे ध्यान में ये नहीं है कि सर्वर हार्डवेयर, वो एक डिजिटल फॉर्म में एक एप्लीकेशन है सर्वर भी ना। तो बस अब ऐसा ही है। बात खत्म हो गई। इसका मतलब है कि हम ये कहना चाहते हैं कि ये सर्वर एक एप्लीकेशन है, यानी कि सॉफ्टवेयर है। अब इसके ऊपर कर कोई, और इसका काम क्या है? ये आपको सर्व करता है, ये आपकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है। मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं ये लिखूं यहाँ पे, जेंटलमैन, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, लेट इट बी, चले यहाँ पे मैं लिखता हूं www.netacad.com। आपको पता है कि मैंने तो इंग्लिश लिखी है, और मेरे कंप्यूटर को इंग्लिश, मेरे पूरे सिस्टम को इंग्लिश नहीं आती। ऐसा ही है नहीं ना? आती। तो द ऐसे ही। आंसर इज कि जनाब हुआ क्या कि मेरे इस ब्राउजर ने, को जब मैंने कहा कि जनाब www.netacad.com, तो इसको ये समझ नहीं आई। जब समझ नहीं आई तो इसने एक एप्लीकेशन से पूछा कि जनाब क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो? उसने कहा हाँ मैं जानता हूं। इसका एक एक 32 बिट में एक नंबर है जो कि इसको रिप्रेजेंट आईपी करता है, एड्रेस। जो कि आईपी एड्रेस है। बिल्कुल ठीक आपने कहा, आईपी एड्रेस है। जो कि मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता था कि अगर मिसाल के तौर पे, इफ आई राइट हियर द कमांड लाइन, कमांड प्रॉम्प्ट, एंड हियर आई राइट फॉर एग्जांपल पिंग www.netacad.com, and I find this is the number. So this number is provided by who? By the DNS. Now what is DNS? हम तो कहते हैं DNS is server, बिल्कुल ठीक कहते हैं DNS is server, लेकिन this server is nothing but an application. अब इस एप्लीकेशन पे कोई और एप्लीकेशन होस्ट नहीं होती। इसका मतलब है कि लाजमी नहीं कि एक एप्लीकेशन के ऊपर जब तक कोई और एप्लीकेशन होस्ट ना हो तो ये सर्वर नहीं है। नहीं, ये सर्वर है, ये एक एप्लीकेशन है जो कि मुझे आईपी दे रही है। इसका मतलब सर्वर की डेफिनेशन ये नहीं कि उस पर कोई एप्लीकेशन होस्ट हो। सर्वर की एप्लीकेशन ये है कि जब भी उसको रिक्वेस्ट की जाएगी वो इस रिक्वेस्ट को फुलफिल कर दे। जैसे अनदर वन, मिसाल के तौर पे जू ही मैंने अपना कंप्यूटर ऑन किया, तो जू ही मैंने अपना कंप्यूटर ऑन किया जेंटलमैन, तो हुआ ये कि मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूं आईपी कन्फिग, आईपी कन्फिग। चलिए थोड़ा इसको डिटेल कर लेते हैं। स्लैश स्लैश ऑल। तो जेंटलमैन ये जब मैंने किया तो इसने ये सारी चीजें मुझे कहां से मिली? मैंने अपनी मशीन को कभी नहीं बताया कि तुम्हारा आईपी ये होना चाहिए। मैंने नहीं बताया कि तुम्हारा मास्क ये होना चाहिए। मैंने नहीं बताया कि मुझे कब मिला और कब मुझसे ले लिया जाएगा। मैंने नहीं बताया कि मेरा गेटवे क्या है। मैंने नहीं बताया कि मेरा डीएचसीपी क्या है। मैंने नहीं बताया कि मेरा डीएनएस क्या है। तो मुझे किसने दिया? जब मैंने नहीं कहा, मैंने स्टेटिकली ये वैल्यूज कहीं भी नहीं दी, तो सवाल ही पैदा होता है कि फिर मुझे कहां से मिले? द आंसर इज कि इस नेटवर्क में एक मशीन है, एक सर्वर है, एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है DHCP।
इसका नाम है DHCP। तो जो मेरा कंप्यूटर ऑन हुआ, उसने एक ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजा, जिसको हम कहते हैं डिस्कवर मैसेज। कौन सा मैसेज? डिस्कवर मैसेज। डिस्कवर मैसेज ने डिस्कवर किया कि यहां कोई एप्लीकेशन है जो कि आईपी बांट रही है, दे रही है। तो यहां पे थी, तो इसने मुझे ये आईपी दे दिया। अब इस एप्लीकेशन पे कोई और एप्लीकेशन होस्ट नहीं है। इसका मतलब ये डेफिनेशन कि भाई किसी सर्वर उस वक्त होगा जबकि उसके ऊपर कोई एप्लीकेशन होस्ट हो। नो, लाजमी नो, लाजमी नहीं। सिर्फ ये लाजमी है कि ये कोई कोई सर्विस प्रोवाइड करे। डज इट मेक सेंस टू यू? हाँ। सर ये आपने वेब जैसे की अपाची, पर्सपेक्टिव। जी जी। जैसे अपाची सर्वर है, जी वही NGIN मैं अभी नेक्स्ट बात कर रहा सर्वर था है, कि अगर ये आप, क्या करते हैं? जी, आपने कहा कि जनाब अगर आप ये कहते हो कि जनाब हमारा, हमने अपाचे सर्वर किया, ये वेब सर्वर है। आपने IIS किया, आपने इंजन एक्स किया, ये सारे के सारे वेब सर्वर्स हैं। लेकिन इन सर्वर्स में अब क्या रिक्वेस्ट पूरी करनी है? इन सर्वर ने ये रिक्वेस्ट करनी है कि हम इन पे एक या एक से ज्यादा पेजेस रख सकते हैं, जो कि अगेन यूजर रिक्वेस्ट इससे करेगा। जिस तरह के यहां यूजर ने रिक्वेस्ट DHCP से की, लेकिन DHCP के पास एक पूल था, उस पूल से इसने अपना आईपीज उठा के इसको दे दी। इसी तरह इस अपाची के पास एक पूल है, कह लो, जो कि पेजेस जिसमें पड़े हैं। ये पेजेस जो जिनमें जो पेज, मिसाल पर नेट अकाउंट मांगते हो तो नेट अकाउंट दे देता है, आप इससे गूगल मांगते हो तो गूगल दे देता है, आप इससे सिस्को मांगते हो तो सिस्को दे देता है, आप इससे नोकिया मांगते हो तो नोकिया दे देता है, एंड सो ऑन। इज इट तो क्लियर से बात? फिर ऐसा नहीं हो सकता कि हम ये कह सकें कि DHCP जो है ये IPs को होस्ट कर रहा है, अपाची जो है आईपी को डिफरेंट होस्ट पेजेस का को? लफ्ज नहीं इस्तेमाल करूंगा, बता, नहीं टर्मिनोलॉजी करेंगे? हर चीज की अपनी होती है। मैं कहीं कहता हूं यहाँ पे कि यहाँ पे पूल में आईपीज पड़े हैं, होस्ट नहीं कर रहा, ये इस पर पूल में है, पूल से ये चीजें बांट रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे ज्यूम किया कि पता है हर जगह की अपनी टर्मिनोलॉजी है ना। यहाँ पे हाल तो मैं ये नहीं कहता कि अपाचे में के पूल में पेजेस पड़े हैं। यहाँ पे हम आपको टर्म इस्तेमाल करते हैं कि जी यहाँ पे पेजेस होस्ट किए हुए हैं होस्टेड है, इसने? होस्ट किए हुए होस्ट। हैं। लफ्ज यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे लफ्ज हमने पूल यूज किया, यहाँ पे हम लफ्ज होस्ट यूज कर देते हैं कि यहाँ पे होस्टिंग हुई हुई है। बट लेकिन हो क्या रहा है? बेसिकली दिस इज एन एप्लीकेशन विच इज गिविंग सर्विसेज। चाहे वो अपने होस्ट में से पेजेस दे, चाहे वो अपने पूल में से आईपीज दे, चाहे वो अपने डेटाबेस में से, कहाँ DNS लिखा था, कि हाँ अपने DNS से, यहाँ पे डेटाबेस है, उस डेटाबेस से कोई URL का आईपी दे। डोमेन का IP का डोमेन देगा? जी URL कह दिया ना, URL URL, का आईपी दे। URL का IP देगा ना? जी जी ठीक यही है। लिखा है। ठीक है। क्लियर हो गया मेरी बात जी? जी ठीक है। नहीं क्लियर तो बात करें। क्लियर है। शाबाश। एनीवन फ्रॉम द फिजिकल ऑनलाइन? देयर इज वन चैट हियर। इसहाक का क्वेश्चन था, मुझे याद आ रहा है। लेट मी सी क्या लिखा है। सर हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी वेब की लाइब्रेरीज हैंडल, ये से मुराद समझ नहीं है ये साथ मुझे। आपने कहा है कि हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी वेब की लाइब्रेरीज हैंडल करता है कौन? ये सर से क्या मुराद है? मेरा जी जी। क्वेश्चन है कि ये वेब सर्वर जो होती है, हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी लाइब्रेरीज को हैंडल करती है, एंड नहीं नहीं, जब मैं ये यूजर नहीं, उस सेंटर। हाँ आपके नहीं, बेसिकली इसहाक हम ये कहते हैं कि ये अपाचे सर्वर नहीं, मतलब ये जो पेजेस हैं ये लाइब्रेरीज नहीं है। तो जी ये सर। हमारे पेजेस को अपने पास, लफ्ज यहाँ पे अगर मैं इसी टर्मिनोलॉजी का यूज करूँ, उसने होस्ट की हुई है। यानी कि एक जी सर। यूजर ने ये पेजेस इस वेब सर्वर पे, चाहे वो अपाचे है, IIS है, जेनेक्स है, इस पे ये पेज होस्ट किया है। अब ये जी उन सर। पेजेस को अपने पास सेव रखता है, और क्या कह रहे हैं अपने जी डेटाबेस में सेव रखता है। और जब भी हमें कोई इसमें से चाहिए होता है इंफॉर्मेशन,
वो हमें लौटा दे। जी सर। क्लियर हो गया जी? जी सर, क्लियर। शाबाश। इसलिए मैं कहता होता हूं साइबर सिक्योरिटी थोड़ा सा मुश्किल, सा इंटरेस्टिंग बहुत है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए कि यहाँ पे मल्टीपल एरियाज का नॉलेज काम करता है। अगर मैं नेटवर्क इंजीनियर के तौर पे बात करूं तो मुझे इंजीनियर्स का पता होना बिल्कुल जरूरी नहीं, जैसे भी इन्होंने क्वेश्चन किया। नहीं, इंजीनियर्स चलाना वेब 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 एडमिन का काम है, मेरा काम नहीं है। नेटवर्क इंजीनियर का काम वेब को चलाना नहीं है। इस तरह अगर मैं ईमेल सर्वर है, मेरा काम ईमेल सर्वर को चलाना नहीं है। मेरा काम सिर्फ ये है कि मेरी हर मशीन से दूसरी मशीन तक कनेक्टिविटी हो। लेकिन जब आप साइबर में की दुनिया में पाँव रखते हो तो फिर आप ये नहीं कह सकते हो कि भाई मुझे वेब का पता नहीं होना चाहिए, मुझे ईमेल का पता नहीं होना चाहिए, मुझे और जो सिस्टम्स हैं उनकी ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम का पता होना जरूरी है, लेकिन मुझे प्रोग्रामिंग का पता होना जरूरी है। लेकिन जब मैं नेटवर्क इंजीनियर हूं तो मुझे इनमें से किसी चीज का भी पता होना जरूरी नहीं है। इसलिए ज्यादा वास्ट है, ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन जब वास्ट होता है तो उसको ग्रैब करने के लिए ज्यादा हार्डवर्क भी चाहिए होता है। ठीक है जी, इनसे बात एग्री करते हो? जी बिल्कुल सर, ऐसा ही है। इंटरेस्टिंग होने की वजह से ही इसमें लोग कामयाब हो जाते हैं, अदरवाइज तो इसमें सब कुछ सीखना पड़ता है, बहुत मुश्किल है। तो इनसे बात ने कहा कि जी हाँ ये इंटरेस्टिंग है, इस क्योंकि पिछले मेरे ख्याल से 3-4 साल से ये बंदा काम कर रहा है, इंटरेस्टिंग है, इसीलिए लोग इस पे काम कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा इसको और कह रहे सच सच बोल दूं तो इंटरेस्टिंग की वजह से इनसे बात इसमें नहीं गया, इनसे बात इसलिए गया कि इसमें पैसा है, इसमें अच्छी इनकम आती है। ये बात भी ठीक है। ये बात सही है। ये तो भी ठीक है, ये भी ठीक है। हाँ जी, तो ज्यादा अमाउंट अगर इसमें ना आता, चाहे ये फिर कितना भी इसमें गुलाब के फूल भी आते, तो अगर आपकी उस पॉकेट में नहीं चीज आ रही, आपके घर वालों को सेटिस्फेक्शन पैसों की सूरत में नहीं मिल रही, लोग फिर ऐसी फील्ड में, सब कई ऐसी अच्छी फील्डें हैं। जी जी, इनसे बात और कुछ सब्र कहना भी चाह रहे बहुत करना पड़ और सब्र भी इसमें बहुत करना पड़ता है। हैं? सबर तो ज्यादा सबर अमाउंट तो तो आती है लेकिन टाइम लगता है। हाँ, सबर तो करना पड़ता है, सबर आपको इवन नेटवर्किंग में भी करना पड़ता है। अगर आप जी। किसी फॉल्ट में फंस जाते हैं, ट्रबल शूट कर रहे होते हैं, बाज वक्त अपने बाल खींचते हो कि मसला क्यों नहीं हल हो रहा, लेकिन दैट इज यू हैव टू बी पेशेंट। एकदम ये नहीं आ जाना कि नहीं हो रहा, गिलास उठाया और कंप्यूटर पे मारा कि देखो नहीं हो रहा है, ठीक, अब ठीक हो गए हो। ठीक है जी। एनी हाउ लेट्स मी गो बैक। तो अब आप समझ आ गए कि जी एप्लीकेशन बेस्ड सिस्टम्स क्या की टेस्टिंग क्या है, कि अब उस इंफ्रास्ट्रक्चर, जब नेटवर्क के बंदे हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर तक आपका काम है। अब आप जब वहां से निकल के एप्लीकेशन पे चले गए हो तो आप या तो वेब मास्टर बन गए हो या आप ईमेल मास्टर बन गए हो। यानी ओल्ड डेटाबेस, मुझे एज ए नेटवर्क इंजीनियर डेटाबेस बिल्कुल मुझे जरूरत नहीं है, व्हाई आई शुड लर्न इट। लेकिन व्हेन आई एम साइबर बाय, नो, आई नीड टू नो अबाउट दी क्या है एसक्यूएल। भाई मुझ पे एसक्यूएल इंजेक्शन हो रहा है और मुझे एसक्यूएल नहीं पता, हाउ इट्स पॉसिबल। मुझे कोई क्रॉस स्क्रिप्टिंग कर रहा है, मुझे स्क्रिप्टिंग नहीं आती, नहीं। तो दैट द रीजन, ये इन बातों से अपने आप को पहले से वो कर लें, इज द बिगनर कोर्स, कि जैसे कि आपको एक एक्सपीरियंस बंदे की बता रहा हूं कि पिछले 4 साल से तकरीबन वो ये काम करके ही सेटिस्फाइड, लेकिन सेटिस्फाइड फ्रॉम, लेकिन अगर इसके पीछे इसका टेक्निकल, क्योंकि 4 साल तो इसने केमिकल के गुजारे, इसको तो सल्फ्यूरिक एसिड का पता होगा, HCl का पता होगा, कहीं एल्केन्स का, अल्कीन्स का, अल्काइंस का पता होगा, कहीं कार्बोक्सिलिक एसिड का ये मास्टर है, तो इसको बड़ी तकलीफ हुई होगी। इसको आज भी ये जो ऐसा ही है। टेक्निकल टर्म्स हैं, टेक्निकल चीजें हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग में मसला होता होगा। लेकिन अगर इसने इसी फील्ड में जाना था तो ये डे वन से इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग कर रहा होता, तो इस 4 साल में जहां पे आज ये है, शायद ये उससे कई गुना आगे
पहुंच चुका होता। लेकिन बंदे के लिए अप्रिसिएशन बनती है कि उसने, इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं कि अनाड़ी होते हुए इन दिस एरिया उसने इस एरिया को ग्रैब किया। तो वेल डन जी। तो अब हम बात क्या कर रहे हैं कि भाई हम इंटरप्राइज की एप्लीकेशन की वीकनेसेस को टेस्ट कर रहे हैं। हम देखना चाहते हैं कि इससे ही इस एप्लीकेशन में क्या चीज होती है, मिसकॉन्फ़िगरेशन। एप्लीकेशन में क्या होती है, मिसकॉन्फ़िगरेशन। तो यू टॉक अबाउट दी मिसकॉन्फ़िगरेशन। फिर जैसे अभी मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया था एसक्यूएल इंजेक्शन। एसक्यूएल इंजेक्शन नहीं आता, बिल्कुल अच्छी बात है, जस्ट बताने के लिए वहां पे इनपुट की वैलिडेशन में मसला है। किसी एसक्यूएल इंजेक्शन में कौन सा अटैक आता है, जो आप इनपुट देते हो, यूजर नेम पासवर्ड देते हो, उसकी वैलिडेशन में मसला है। अगेन किसका मसला है, एप्लीकेशन का मसला है। कौन वैलिडेट कर रहा है, एप्लीकेशन वैलिडेट करती है। तो आप, दिस इज अगेन मिसकॉन्फ़िगरेशन, एन इशू ऑफ मिसकॉन्फ़िगरेशन। बात समझ आ रही है मेरी। फिर इसी तरह हम आगे जाके पढ़ेंगे अबाउट दी क्लाउड क्या है। मुझे ये नहीं कहना हिना ने के क्लाउड जो है वो बादलों को कहते हैं। शाबाश, बोल्ड हो जाओ, क्यों डरती रहती हो। तो क्लाउड भी एक नेटवर्क है, इंटरप्राइज नेटवर्क है, बड़ा नेटवर्क है। अगर वो भी नेटवर्क है तो क्या उसकी सिक्योरिटी हमारा जिम्मा नहीं? बिल्कुल है। तो हम ये देखेंगे कि इस क्लाउड में जो कि तीन इसके वो हैं, वन इज सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस एंड दी प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। क्या है तीन है? वन इज दी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। मिसाल के तौर पे इसका मतलब है कि आपका इसमें आपका रोल, आपका काम कुछ नहीं है। सिर्फ आपको एक एप्लीकेशन मिल गई, लाइक मिसाल के तौर पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 क्लाउड पे पड़ा है, बस आप उसको हिट करो, ओपन हो जाएगा। वर्ड खोलते हो, पावर पॉइंट खोलते हो, एक्सेल खोलते हो, एक्सेस खोलते हो, ठीक है। सिर्फ यू हैव टू लुक एट योर ओन डेटा, बस। फिर हम देखेंगे लाजमी तौर पे अगर ये है तो आप उसके क्लाइंट है और वो आपका सर्वर है। इसी तरह लेडीज एंड जेंटलमैन, इसमें मैं डिटेल में थोड़ा बात करूंगा, अभी मैं सिर्फ इसको क्लोज कर रहा हूं। इसी तरह अगर ये है पास, आज के बाद पास, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में दैट इज गुड फॉर द डेवलपर्स। अब अगर आप डेवलपर हैं तो यू नीड नॉट ओनली a single application, you need many things. So all of these things will be provided by the cloud, and आपके लिए it is like a service. Again, if it is a infrastructure as a service, even the operating system and all this operating system and above, all are your headache. किस लेवल पे आप उसकी सर्विस ले रहे हैं, आपकी मर्जी, क्लाइंट की मर्जी और सर्वर की मर्जी, कितना क्लाउड की मर्जी, कितना वो देता है, कौन सी देता है। लेकिन अगेन सिक्योरिटी इज अ बिग बिग इशू, स्पेशली इंटीग्रिटी। अभी बात की थी इंटीग्रिटी की, ये नहीं कि आप कुछ और लिखे और वहां कुछ और पहुंचे, रास्ते में उसको कोई तब्दील कर दे। नो, इंक्रिप्शन गेम वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन आपके दरमियान, आपके और क्लाइंट के दरमियान में एक SLA साइन होता है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट। SLA मींस सर्विस लेवल एग्रीमेंट। इसमें सिक्योरिटी का काम कुछ क्लाइंट का यानी लेने वाले का और कुछ सर्वर का यानी कि क्लाउड का होता है, और ये डिफाइंड होता है किसमें, सर्विस लेवल एग्रीमेंट में। क्लियर हो गया मेरी बात? इज देयर एनी क्वेश्चन?
देयर एनी क्वेश्चन? नो? तो जनाब अब हम एक छोटा सा काम करते हैं जो कि आगे क्लासेस में हमें काम आएगा। हम एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं जो कि मे भी आपने से कई लोगों ने पहले से भी इस्तेमाल किया हो, किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो फिर भी अच्छी बात है, क्योंकि अगेन ये कोर्स मैंने कहा कि प्रिलिमिनरी कोर्स है, बिगिनिंग कोर्स है, तो इसमें कोई चीज अगर नहीं आती तो डजंट मैटर। एंड द नेम ऑफ द टूल इज वायरशॉक। कितने लोगों ने वायरशॉक ऑलरेडी यूज किया हुआ है? तो थोड़े लोगों ने किया हुआ है, कोई बात नहीं। तो जनाब, और वायरशॉक का बड़ा भाई का क्या नाम है? टीसीबी डंप। तो हम इन दोनों टूल्स को, टीसीबी डंप क्योंकि हम ज्यादातर काली पे काम करेंगे, तो काली पे वायरशॉक भी चलता है और टीसीबी डंप भी चलता है। सबसे पहले आप ये पूछेंगे कि भाई ये काम क्या करता है, ये काम क्या करता है? तो जवाब ये है कि ये टीसीबी डंप या टीसीबी डंप या वायरशॉक, वायरशॉक या टीसीपी डंप, ये ट्रैफिक या पैकेट स्निफर है। ये पैकेट स्निफर है। क्या है? पैकेट स्निफर। क्या मतलब है पैकेट स्निफर का? जैसे डॉग होते हैं ना, डॉग स्निफर्स क्या करते हैं? सूंघ के चीज बता देते हैं। तो ये एप्लीकेशन, अगेन ये एप्लीकेशंस है, ये एप्लीकेशन आपके नेटवर्क से ट्रैफिक को स्निफ कर लेते हैं और फिर उस ट्रैफिक को हम स्टडी कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। कि मतलब बड़ा खतरनाक टूल है। जी सर, ये इसी दोनों काली तरह, लिपि पड़े हुए हैं। जी दोनों काली लिनक्स पे पड़े हुए हैं, बिल्कुल ठीक है आपने। काली लिनक्स जी इसीलिए तो काली लिनक्स है कि उस पे ये टूल्स पहले से मौजूद है। लेकिन हमें इससे कोई बड़ा मसला नहीं है, हम इंस्टॉल भी कर सकते हैं। कौन सा मुश्किल काम है? ठीक है, कोई इशू नहीं है। जी नंबर टू, ये प्रोटोकॉल एनालाइजर है। ये प्रोटोकॉल एनालाइजर है, यानी कि पूरे प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल्स को हम कहते हैं रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। जब आप इन रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन को पेपर पे लिख दो, स्टेप बाय स्टेप, ये रूल है, पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, इस अमल को हम कहते हैं एल्गोरिथम। हम क्या कहते हैं? एल्गोरिथम। और जब हम इस एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट कर देते हैं सॉफ्टवेयर में, तो हम इसको कहते हैं प्रोटोकॉल या कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। इस तरह हम इस एल्गोरिथम को भी कहते हैं कम्युनिकेशन एल्गोरिथम। नहीं समझ आ रही? तो हम किसी का पहले से एग्जिस्टिंग प्रोटोकॉल है उसको अगर एनालाइज करना चाहते हैं, या अगर हमने कोई अपना प्रोटोकॉल लिख लिया है, हम उसको एनालाइज करना चाहते हैं, वी कैन यूज दिस टूल। क्लियर हो गया मेरी बात जी? और जैसे मैंने बताया कि वायरशॉक, चाहे आप उसको विंडो पे करना चाहें, आप उसको मैक पे करना चाहें, लिनक्स पे करना चाहें, सारे प्लेटफॉर्म पे ये चलता है। पैकेट स्निफर, मैंने कहा ये इसकी इस टूल की, दोनों टूल्स की, दोनों एप्लीकेशन की ये क्वालिटीज हैं कि ये एज ए पैकेट स्निफर भी इस्तेमाल हो सकता है, ये एज ए प्रोटोकॉल एनालाइजर भी यूज हो सकता है। यानी लाजमी तौर पे जब तक ये स्निफ नहीं करेगा तो एनालाइज कैसे करेगा? तो करता वहां भी स्निफिंग है, लेकिन स्निफिंग के बाद एक कदम हम और आगे चले जाते हैं और हम एनालिसिस पे चले जाते हैं। इसी तरह मैं ये भी लिख सकता हूं कि थर्ड चीज कि ये ट्रैफिक एनालाइजर है, ये ट्रैफिक एनालाइजर है। यानी ये बता सकता है कि ये ट्रैफिक में कौन, जैसा भी हमने कहा गुड सॉफ्टवेयर, बैड सॉफ्टवेयर, ये सारी ऐसी चीजों को एनालाइज करके हमें दिखा सकता है। तो इसका मतलब ये बड़ा जबरदस्त टूल है। तो करना आपने सिर्फ ये है लेडीज एंड जेंटलमैन कि आपने चला जाना है वायरशॉक पे, वायरशॉक डाउनलोड फॉर विंडो 10,
और यहां पे ये देखें जी, योर नेटवर्क एनालिसिस टूल. व्हाट इज वालशॉ? योर नेटवर्क एनालिसिस टूल. So you will be clicking it and you will be देखिए यहाँ पे this is available for different one. मैंने भी कहा ना, this is available for Windows, this is available for Mac, it is available for Linux. अब आपका मर्जी कि आप किस प्लेटफॉर्म पे इसको यूज करना चाहते हो. जैसे अभी हमें बात ने बताया कि काली में पहले से किसी ने इंस्टॉल किया हुआ है, अगर हमें उसका किया हुआ इस्तेमाल करना है तब भी ठीक. और अगर हम कहते हैं मिसाल के तौर पे भाई इसका तो लेटेस्ट वर्जन जो है 4.49 है, मेरे काली में इसका पुराना वर्जन है, आई कैन अपडेट इट. तो आपने सिर्फ ये करना है कि इसको क्लिक करके अपने पास अगली क्लास में जब आप आए, तो मैं बल्कि इसका यहां से कॉपी करके लिंक, ये देखें जी, जस्ट ये क्लिक करेंगे और ये आपके पास आ जाएगा. तो कमिंग वीक में मैं आपको ये लिंक पास कर